द फर्स्ट लेजेंडरी बीस्ट मास्टर। अध्याय 421 अधिपति कैनिची। पूरा शिविर तनाव में था क्योंकि दो विदेशी अधिपति स्थानीय समूह के साथ बैठकर नाश्ता कर रहे थे। अब जब ड्रेक राइडर्स यहाँ थे तो यह स्पष्ट था कि अधिपति क्यों रुके हुए थे और यह इतना महत्वपूर्ण क्यों था कि अभिजात वर्ग के अतिरिक्त समूह को भेजा जाए। अगर वे देख सकते थे कि इस कालकोठरी में प्रशिक्षण के लिए 20 या उससे अधिक अभिजात वर्ग योग्य थे, तो उन्हें एहसास होता कि सौदा करने से पहले ही यह उदाहरण स्थिर हो गया था और दोहराया जा सकता था, और वे शायद वह पेशकश नहीं करते जिसे देखकर अधिपति अहमद इतने खुश थे। इसके बजाय वे शुरू से ही कम मूल्यवान प्रस्ताव के साथ चले जाते। तथ्य यह है कि किसी ने भी अधिक के लिए बहस करने की कोशिश नहीं की, जिससे उन्हें काफ़ी जल्दी पता चल गया कि उन्होंने स्थिति का गलत आकलन किया था। लेकिन सौदा हो चुका था और फिलहाल सब कुछ शांतिपूर्ण था, इसलिए उन्हें मार्कअप लेना होगा और इसे अपने जादूगरों को प्रशिक्षित करने की कीमत कहना होगा। ठीक है, काल ने मान लिया कि वे जादूगर थे। उनके पास शक्तियां थीं, लेकिन जहां तक काल को पता था, उन्हें सीरम या सिस्टम स्टोन से नहीं जगाया गया था, जिस तरह से गोल्डन ड्रैगन राष्ट्र के कुलीन वर्ग को जगाया गया था। ये कुकीज़ अद्भुत हैं। आपके पास अपने प्रकृति पादरियों में से एक वास्तव में प्रतिभाशाली रसोइया है। हमारे पास वे में रसोई का प्रभारी भी है, लेकिन मुझे कहना होगा पके हुए माल में कुछ कमी है। अधिपति कैनिची ने आह भरी। मुझे यकीन नहीं है कि यहाँ दोनों में से कौन कुकी रेसिपी के लिए जिम्मेदार है, लेकिन वे दोनों बहुत प्रतिभाशाली बेकर हैं। ये तैनाती को और अधिक सुखद बनाता है। काल ने सहमति व्यक्त की। ओह, आपको प्रकृति पादरियों के साथ यात्रा करने का मौका मिलता है। ये वास्तव में सौभाग्य की बात है। निश्चित रूप से आप उन्हें युद्ध में नहीं ले जाते हैं। प्रकृति पादरियों को विश्वसनीय लड़ाकू साथी या विशेष रूप से युद्ध के शौकीन के रूप में नहीं जाना जाता है। हम अपने पादरियों को ड्रेक द्वीपों में उनके पहलू की प्रकृति के खिलाफ जाने के लिए मजबूर नहीं करते हैं। काल मुस्कुराया। प्रकृति देवता की उच्च पुजारिन जो मेरे साथ यात्रा करती है, वह एक उपचार विशेषज्ञ है जिसके पास खाना पकाने का बेहतरीन कौशल है और अन्वेषण के लिए उसका गहरा शौक है। अगर हम उसे जल्दी जगह दें तो वह शिकायत कर सकती है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हमने जो कुछ भी पूछा है वह उसकी देवी के विपरीत है। मुझे नहीं लगता कि विशाल मकड़ी राक्षस का इससे कोई लेना देना है। मैंने कभी ऐसा ग्रीन ड्रैगन नहीं देखा जो इसका विरोध कर सके। दूसरे ड्रेक राइडर ओवरलॉर्ड ने मजाक किया। इसका इससे थोड़ा बहुत लेना देना हो सकता है। राइडर्स के दिखने के ठीक बाद से ही राय उसके स्थान पर थी, इसलिए जब तक कि शांत आदमी की इंद्रियां उससे बेहतर न हो, उसे काल के आने से पहले उसके बारे में कुछ पता होना चाहिए था। लगभग 1 घंटा हो चुका था और टीमों को जल्द ही कालकोठरी से बाहर निकलना था। काल ओवरलॉर्ड्स के तनाव को देख सकता था क्योंकि हर अतिरिक्त मिनट बीतता जा रहा था। जितना अधिक समय उन्हें लगा, उतना ही उन्हें संघर्ष करना पड़ा होगा। काल की टीम के विपरीत, जो अंदर जाने पर दोस्ताना जमीन पर थी, ओवरलॉर्ड्स के साथ आने का उद्देश्य उनके समाप्त होने के बाद उनके बाहर निकलने को सुरक्षित करना था, और उम्मीद है कि वे कमांडर रैंक तक पहुंच गए होंगे। काल देख सकता था कि ओवरलॉर्ड कैनिची कुछ करने के लिए उत्सुक था और उठने ही वाला था कि एक पोर्टल खुला और चिल्लाते हुए सैनिकों का एक समूह शिविर से 50 मीटर की दूरी पर भाग गया। ओवरलॉर्ड्स तुरंत अपने पैरों पर खड़े हो गए, और खड़े होने के बाद ही उन्हें एहसास हुआ कि नए आगमन किसी भी पक्ष के राष्ट्र से संबंधित नहीं थे। क्या हमने ग्रैंड ओपनिंग, एवरीवन वेलकम बिलबोर्ड या कुछ और लगाया है? काल ने बड़बड़ाया, और ड्रेक राइडर्स की जोड़ी ने स्थिति के तनाव को तोड़ते हुए हंसी उड़ाई। ओवरलॉर्ड कैनिची ने जमीन पर थूका। विट्री, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सबसे शानदार ऑरेकल ने भविष्यवाणी की थी कि इस जगह और समय पर 4थी श्रेणी के जादूगरों के लिए एक शानदार अवसर होगा। मैं यहाँ से कालकोठरी के प्रवेश द्वार को महसूस कर सकता हूँ। ड्रैगन स्लेव, जादूगरों के समूह के सामने खड़ा आदमी, एक और अधिपति, वापस झल्लाया। 3 देशों के शीर्ष सेनानियों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा अब कहीं बीच में शत्रुतापूर्ण गतिरोध में एकत्र हुआ था, और काल को चिंता होने लगी कि युवा ड्रेक राइडर्स नरसंहार के बीच में आने वाले थे। जादूगर ने सभी को घृणित नज़र से देखा, फिर उसकी नज़र काल पर पड़ी। क्या यह आपका कालकोठरी चुनौती चैंपियन है? वह कुछ खास नहीं दिखता है। जादूगर ने जारी रखा। काल ने आंख मारी और उसे एक चुंबन दिया, जिससे कैनिची और भी जोर से हंसा। काल को नहीं पता था कि कालकोठरी चैंपियन क्या होता है, लेकिन वे 10 कमांडर रैंक के जादूगरों के साथ आए थे, और अगर यह चैंपियनों के बीच की लड़ाई थी, तो समूह के नेता के अलावा कोई भी उसे एक एक करके नहीं हरा सकता था। लेकिन अगर नेता चुनौती दे रहा होता, तो वह अपने ही रैंक के 3 अधिपतियों में से किसी एक से लड़ रहा होता। अधिपति नियाल अपने मुखौटे के नीचे मुस्कुराया। क्या आप निश्चित हैं कि आप ओवर रैंक चुनौती बनाना चाहते हैं? हो सकता है कि उसके बाद आपके पास कालकोठरी को चुनौती देने के लिए कोई न बचे। मुझे यकीन है कि आपको हमारा प्रवेश शुल्क उचित लगेगा। काल यह नहीं बता सकता था कि कमांडर रैंक पर किसी विदेशी जादूगर का हमला जादू कितना शक्तिशाली हो सकता है, लेकिन नियाल सही था, उनमें से कोई भी उसे युद्ध में नहीं छू पाएगा।
जादूगर ने उसे घूर कर देखा और काल ने 10 ड्रेक राइडर्स को कालकोठरी से बाहर निकलते हुए देखा। कर्नल वेलेरी उन्हें पकड़ कर रखे हुए थे जबकि शिविर के बाहर बहस जारी थी, लेकिन अन्य समूहों में से किसी ने भी यह नहीं देखा कि वे वापस आ गए हैं। काल ने जल्दी से लोगों की गिनती की, ये पुष्टि करते हुए कि उनमें से सभी 10 कालकोठरी से बाहर निकल गए थे। जादूगरों ने काल पर व्यंग्य किया और चुपचाप अपने नेता को रिश्वत देने के बजाय चुनौती स्वीकार करने के लिए प्रोत्साहित करना शुरू कर दिया। तो यह इस तरह से काम करता था। ड्रेक राइडर्स ने अभी अभी भुगतान किया था और बिना किसी उपद्रव के अपनी टीमों को भेजा था। ये तेज और कुशल था, इसलिए वे पहले ही अपना रन पूरा कर चुके थे, और एक बार जब काल उन्हें बेहतर तरीके से समझ पाता तो वह पता लगाता कि उनके भुगतान ने उन्हें कमांडर के पद पर कोई उन्नति दिलाई है या नहीं। जादूगर अपनी टीम की ओर मुड़ा और एक हाथ उठाकर उन्हें चुप करा दिया। हमारे पास शर्तें हैं, कोई जानबूझकर घातक वार नहीं, कोई मंत्रमुग्ध ब्लेड नहीं, और एक पूर्ण चार्ज प्रारूप। जादूगर ने मांग की। अधिपति जोहान मुस्कुराया। कोई संबंध नहीं, कोई समर्थक नहीं, उसने जवाब दिया। दोनों तरफ से। जादूगर ने जोर दिया। अगर काल अपने जानवरों को समर्थन के लिए नहीं बुला पाता तो यह उसके लिए थोड़ी परेशानी खड़ी कर सकता था। मनुष्य मूर्ख हैं, हम यहाँ से लड़ सकते हैं, हम सिर्फ गोलेम को नहीं बुला सकते, राय ने उसे बताया। ये संभवतः नियम का उल्लंघन था, लेकिन वे इसे कैसे साबित करेंगे? जब जानवर अपने स्थान से जादू करते हैं तो आपको ये जानने के लिए स्थानों में देखने में सक्षम होना चाहिए कि वे मदद कर रहे हैं या नहीं। जादूगरों ने प्रोत्साहन में सिर हिलाया और उनके नेता ने जोहान को हाथ मिलाने के लिए हाथ बढ़ाया। अखाड़े की सीमा निर्धारित करें और हम शुरू कर सकते हैं, जादूगर ने घोषणा की। नाइल काल से फुसफुसाने के लिए झुका, इतनी धीमी आवाज में कि दूसरों को सुनाई न दे। सिर पर निशाना मत लगाना और अपने जानवरों को बाहर मत आने देना। जब तक आप दिल या सिर पर निशाना नहीं लगाते तब तक आप पर जानलेवा वार करने का आरोप नहीं लगाया जाना चाहिए। क्या आपके पास कोई ऐसा हथियार है जिसमें ब्लेड नहीं है? काल ने अपना हथौड़ा निकाला और उसे अपने पैरों के बीच जमीन पर रख दिया। ओह, ये ठीक रहेगा। पोषण प्रतिबंधित नहीं है, इसलिए अगर आपके पास कुछ हैं तो आप उन्हें लड़ाई के लिए बफ करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। बाहरी सहायता आमतौर पर प्रतिबंधित है, इसलिए आपकी टीम से कोई सहायता मंत्र नहीं। दुष्ट ने जोड़ा, मैं बस यही चाहता हूं कि मैं राय की शैडो सटेप क्षमता का उपयोग कर सकूं। ये और भी मज़ेदार हो सकता है, काल ने फुसफुसाते हुए कहा। जादूगर नेता अब कैनिची को घूर रहा था, जो अभी भी हंस रहा था। 7 देवताओं में ऐसा क्या मज़ेदार है? उसने पूछा। तुम्हें रिश्वत देनी चाहिए थी, वह तुम्हारे लड़कों को बुरी तरह पीटने वाला है। जादूगर ने कैनिची के पैरों पर थूका और अपनी टीम को उस बड़े घेरे में भेज दिया जिसे ओवरलॉर्ड जोहान ने आक्रमण मंत्र से अंकित किया था। वे पड़ोसी हो सकते हैं, लेकिन वे स्पष्ट रूप से ड्रेक राइडर्स और गोल्डन ड्रैगन नेशन से ज्यादा करीबी दोस्त नहीं थे। या शायद यह व्यक्तिगत था। ये लगभग 50 मीटर चौड़ा था, लड़ने के लिए पर्याप्त जगह थी। आमतौर पर ये जादूगरों के पक्ष में होना चाहिए, लेकिन यह इतनी छोटी जगह भी थी कि रेमी इसे थंडरस्टॉर्म से ढक सकता था जबकि काल एक ब्लिजर्ड जोड़ सकता था। क्या आपको तैयारी के लिए समय चाहिए? जोहान ने पूछा। मैं ठीक हूँ, मैंने पहले ही नाश्ता कर लिया है क्योंकि मैं खाली पेट लड़ाई से घृणा करता हूँ। नाइट ने काल की पीठ थपथपाए और चिन्हित क्षेत्र की ओर इशारा किया। अगर वे 20 सेकंड तक नहीं उठ पाते हैं तो उन्हें बाहर कर दिया जाता है। मैं पैरों पर निशाना लगाने की सलाह देता हूँ। इसके बाद ठीक होना आसान है और इससे उनमें कोई शिकायत नहीं रहती। अध्याय 422 विट्री जादूगर। काल के अखाड़े में प्रवेश करते ही 10 जादूगर चुपचाप एक दूसरे के साथ मजाक कर रहे थे। योद्धा, उन्हें लगता है कि रॉयल रैंक का योद्धा हम 10 को हरा सकता है। हम दोनों को चुनौती देनी चाहिए थी, लड़कों में से एक ने मजाक किया। वह निश्चित रूप से एक छोटे शाकाहारी आदमी के लिए आश्वस्त है। उसके बगल में बैठी लड़की ने जोड़ा, इसे एक शानदार पोस्ट बनाओ। थोर ने जोर देकर कहा, अपने भोजन विकल्पों के अपमान से आहत। क्या हम तैयार हैं? जादूगर टीम के नेता ने पूछा। काल ने शुरू में सोचा था कि उसका नाम विट्री है, लेकिन ये ड्रेक राइडर्स के द्वीप के बगल में हिल जायंट नेशन के उत्तर में एक देश का नाम भी था, इसलिए ये संभवतः उसे नाम से नहीं बल्कि मूल देश से संबोधित कर रहा था। काल ने अपने कंधे पर मॉल लटकाया और सिर हिलाया। जादूगरों ने अपने मंत्रों का जाप करना शुरू कर दिया, क्योंकि उसने अनंत बिजली, ज्वलंत शरीर और सुरक्षा का घेरा को एक साथ लाया। फिर रॉयल रैंक पर बर्फीला तूफान डाला, जबकि रैमी ने तूफान शुरू किया। टोटेम का उपयोग न करें, वे बहुत सारे सवाल पूछेंगे। काल ने खुद को आगे बढ़ाते हुए जोर दिया। निकटतम जादूगर चौंक गए, और जिस लड़की ने थोर के पौधों के प्रति प्रेम का अपमान किया था वह एक भयानक क्रंच के साथ उड़ गई, क्योंकि काल का कंधा उसकी छाती से टकराया। उसके अवरोध से बिजली के झटके ने उसके रक्षात्मक मंत्रों को तोड़ दिया और उसके वस्त्र भी उसकी गति को धीमा नहीं कर पाए।
ज्वलंत शरीर की केवल एक परत के साथ उसके बगल में लड़के की जांघ चकनाचूर हो गई और वह जमीन पर गिर गया क्योंकि कास्टिक बारिश गिरने लगी और अखाड़े में गड़गड़ाहट गूंजने लगी। काल ने चेन लाइटनिंग फेंकी जिससे उसके सबसे करीब के जादूगर अचेत हो गए, इससे पहले कि वह अखाड़े के पीछे की ओर बढ़े जहां अधिकांश जादूगर एकत्र हुए थे। उसने चेन लाइटनिंग पर निशाना साधने के लिए अपना हाथ उठाया, जो एक अनावश्यक छोटी मानसिक चाल थी, लेकिन राय ने इसे नाटकीय होने के लिए एक संकेत के रूप में इस्तेमाल किया और काल के हाथ की हथेली के पास से गोली के आकार के पत्थर दागना शुरू कर दिया, उन्हें शेष जादूगरों पर छिड़क दिया जिन्होंने अपनी बाधाओं को बनाए रखने के लिए संघर्ष किया। एक फायरबॉल काल की ओर उड़ता हुआ आया और हॉक ने इसे विंड बैरियर से रोक दिया, इसे आधे मीटर दूर रोक दिया। अरे, यह कोई योद्धा नहीं है, यह एक हथौड़े वाला जादूगर है, जादूगरों में से एक गाली दे रहा था। काल अपने साथियों की हताशा देख सकता था। वे सभी पहले से ही यह जानते थे, लेकिन वे इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते थे क्योंकि काल ने अपने मॉल पर मंत्रों को निष्क्रिय कर दिया और क्रिकेट ने उन जादूगरों में से एक को मार गिराया जो चट्टानों से बचने के लिए जमीन पर गिर गया था। हथौड़े ने उसके पेट पर वार किया, उसकी बाधा को तोड़ दिया और उसे अखाड़े में उड़ा दिया। काल ने अपना सिर नीचे किया और दूसरे जादूगर पर हमला किया, जबकि थोर मन ही मन खुश हो रहा था। शक्तिशाली प्रहार वास्तव में सबसे अच्छा हमला था। अब काश काल के पास उचित सींग होते। बस, जादूगर दल के नेता ने चिल्लाया, ठीक उसी समय जब काल ने खुद को एक बाधा में घिरा हुआ पाया। काल ने जितना संभव हो सके उतने सेंटीमीटर आगे बढ़ने पर मोल से ज्वलंत शरीर के 5 ढेर उछाले, लेकिन बाधा स्थिर होने से पहले केवल 1 सेकंड के लिए चमकी और उतार चढ़ाव हुई। फिर वह चला गया और नियाल ने उसके कंधे पर हाथ रखा। ये बहुत अच्छा है बेटा, उन्हें संदेश मिल गया, जिज्ञासु ने जोर दिया। काल ने बर्फीला तूफान समाप्त कर दिया और रैमी ने अपना थंडरस्टॉर्म समाप्त कर दिया, जिससे क्षेत्र एक तटस्थ स्थिति में लौट आया, हालांकि यह पहले की तुलना में बहुत अधिक मैला था। अब जादूगर अधिपति काल पर उपहास नहीं कर रहा था, बल्कि ईर्ष्या से उसे घूर रहा था। जोहान भी प्रभावित दिख रहा था उसके खड़े होने के तरीके से, क्योंकि उसने अब अपना हेलमेट पहना हुआ था। लड़ाई के दौरान कुछ तनाव रहा होगा, क्योंकि वे सभी तनाव में थे और अवरोध मंत्र सक्रिय थे। वह क्या था? किस तरह का अवरोध मंत्र एक बार में आर्केन मिसाइल के आधा दर्जन बहिराज को झटक देता है? जादूगर ने पूछा। सभी ने जवाब के लिए काल की ओर रुख किया। वह एक अनंत बिजली अवरोध होगा जिसके ऊपर एक सुरक्षा का घेरा होगा। मैंने आर्केन मिसाइलों को भी नहीं देखा, हालांकि मैंने फायरबॉल देखा, काल ने उत्तर दिया। काल की टीम के बाकी लोग शोरगुल में बाहर आ गए थे और वे उसे अजीब नज़रों से देख रहे थे। अगर तुम इस तरह से लड़ सकते हो तो तुम्हें जानवरों की क्या ज़रूरत है? अधिपति कैनिची ने पूछा। जानवर? जादूगर अधिपति ने पूछा। वह एक बीस्ट मास्टर है। हमें उसके बारे में जो पहली रिपोर्ट मिली थी उसमें उसके साथ किसी तरह का पक्षी और एक ब्लडबैथ स्पाइडर लड़ रहा था। उनमें से किसी को भी इस लड़ाई के लिए नहीं बुलाया गया था क्योंकि जोहान ने बुलाने पर प्रतिबंध लगा दिया था। मुझे नहीं लगता कि 1 दर्जन कमांडर रैंक के गोलेम स्थिति को इतना बदल सकते थे। एक रॉयल रैंक ब्लडबैथ स्पाइडर उन्हें छूने से पहले ही खत्म कर देता। नियाल ने निराशा में आह भरी क्योंकि ड्रेक राइडर्स ने काल के बारे में जो भी युद्ध शक्ति खुफिया जानकारी एकत्र की थी वह दूसरे देश के साथ साझा की गई थी, लेकिन गोल्डन ड्रैगन नेशन और ड्रेक राइडर्स दोस्त नहीं थे। वे ओवरलॉर्ड रैंक की लड़ाई से बचने के लिए नियमों के अनुसार खेल रहे थे। एरेना क्षेत्र में कुछ ने विक्ट्री मैच का ध्यान आकर्षित किया और वह चौंककर अपनी आंखें चौड़ी करके पीछे मुड़ा। काल यह नहीं बता सका कि वह क्या देख रहा था जब तक कि उसने उस आदमी का ध्यान उस पहली महिला की ओर नहीं देखा जिसका उसने कंधा चेक किया था। उसके हाथ में एक खाली पोषण बोतल थी, लेकिन वह किसी तरह का जादू भी कर रही थी जिसका कोई स्पष्ट प्रभाव नहीं था। एक जादू जो रॉयल रैंक पर था। ड्रेक राइडर्स की जोड़ी हंसी। ओरेकल ने क्या कहा था? कमांडर रैंक के लिए आज एक बढ़िया अवसर है न? खैर, ये तो हो गया। अब 2, नहीं 3 जो रैंक के बीच अंतर को समझने और बाधा को तोड़ने के बाद रॉयल रैंक पर आगे बढ़ गए हैं। काल ने सुना था कि कभी कभी लड़ाई हारना गंभीर चुनौती के बिना वर्षों के अभ्यास से कहीं ज्यादा सीखने का अनुभव हो सकता है, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि वे कमांडरों को आगे बढ़ने के इतने करीब भेज देंगे कि अपने दोस्तों को पिटते देखना ही उनकी उन्नति को गति देने के लिए पर्याप्त होगा। हालांकि वे अकेले नहीं थे जो लड़ाई को सीखने के अनुभव के रूप में इस्तेमाल कर रहे थे। मैजिक नाइट्स और डाना लड़ाई पर नोट्स की तुलना कर रहे थे और यह कैसे बेहतर हो सकता था या उनके कौशल के अनुकूल हो सकता था। उन्होंने मुख्य रूप से जादू का इस्तेमाल किया और शारीरिक शक्ति का नहीं, और जबकि उन्होंने ज़्यादातर जादुई हमलों का इस्तेमाल किया, काल ने दूर से मंत्र फेंकते हुए उनके हमलों को चकमा देने की कोशिश करने के बजाय शरीर को ढाल के रूप में इस्तेमाल करने के लिए नज़दीकी लड़ाई का विकल्प चुना। विक्ट्री ओवरलॉर्ड ने एक पोर्टल खोला और चुपचाप अपने जादूगरों को इशारा किया, जो ज़्यादातर लंगड़ाते हुए या चोटों का इलाज करते हुए आगे बढ़े। कुछ अभी भी बेहोश थे और उनके साथियों द्वारा उठाए जा रहे थे। कोई भी मरने वाला नहीं था, इसलिए यह एक तरह से सभी के लिए जीत थी।
उसे अपने पैर फैलाने पड़े। जादूगरों को पता चला कि रॉयल रैंक की बाधा सिर्फ एक छोटा कदम नहीं था और शिविर में नागरिकों को बड़े पैमाने पर लड़ाई से नहीं जूझना पड़ा। राजनीति वास्तव में एक बहुत बड़ी परेशानी थी, लेकिन अब जब सभी युवा ड्रेक राइडर्स वापस आ गए हैं तो काल को कुछ उम्मीद थी कि दिन का नाटक लगभग खत्म हो गया है। वैसे भी उसके लिए खत्म हो गया। ओवरलॉर्ड्स और पर्दे के पीछे के राजनेता निश्चित रूप से अन्य देशों के साथ अपने नए कालकोठरी उदाहरण के बारे में पता लगाने में व्यस्त होंगे। इस बात की अच्छी संभावना थी कि कोई व्यक्ति वास्तव में परेशानी में था, क्योंकि जो भी रिसाव स्थिर होने के कुछ ही दिनों बाद लोगों को यहाँ लाया था और स्थानीय लोग इसका अच्छा उपयोग कर पाते, लेकिन ये भी उसकी समस्या नहीं थी। अध्याय 423 उच्च यातायात क्षेत्र। एक बार जब विट्री के जादूगर चले गए तो युवा ड्रेक राइडर्स अपने चेहरों पर उत्साहित मुस्कान के साथ इमारत से बाहर आए। 10 में से 6 कमांडर रैंक तक पहुंच गए थे और काल जानता था कि उन सभी के पास कम से कम 1 या 2 नए उपकरण होंगे जो उनके साथ वापस जाएंगे। कमांडर रैंक के लिए कालकोठरी संसाधनों का एक उत्कृष्ट स्रोत थी, जिसमें बॉस के रास्ते में ओग्रेस से कुछ आरोही आइटम संभव थे, साथ ही सिक्के भी। यही समझौता था। उन्हें प्रवेश करने के लिए भुगतान करना पड़ा, लेकिन उन्हें बदले में कुछ ऐसा मिला जो उनके द्वारा भुगतान की गई राशि से अधिक मूल्यवान हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। वास्तव में अकेले अनुभव ही काफी मूल्यवान था, क्योंकि कालकोठरी एक नियंत्रित वातावरण था जहां आप बिना किसी आश्चर्य के विशिष्ट सेनानियों को भेज सकते थे। ड्रेक राइडर ओवरलॉर्ड्स ने एक तीखी सीटी बजाई और युवा राइडर्स ने जोहान और अन्य ओवरलॉर्ड्स को तीखी सलामी दी। फिर वे अपने घोड़ों की ओर भागे और एक सहज गति से वे ऊपर उठ गए, पेड़ों की कतार के ऊपर बह रही गर्म हवा की लहर पर आसमान में उड़ गए। जब वे ऐसा करते हैं तो ये हमेशा डरावना होता है, जोहान ने शिकायत की। क्या करते हैं? काल ने पूछा। वह घोड़ा और टेक ऑफ पाठ्यपुस्तक के अनुसार एकदम सही था। ऐसा लग रहा था कि वे एक साथ जिम्नास्टिक कर रहे थे। काल को इसमें कुछ भी डरावना नहीं लगा। नाइट ने काल को भ्रमित नज़र से देखा। गायब हो जाओ। जब वे इस तरह गायब हो जाते हैं तो ये डरावना होता है। काल ने मुड़कर उन्हें कुछ सेकंड के लिए उड़ते हुए देखा, फिर उसे एहसास हुआ कि यह सिर्फ इकोलोकेशन और थर्मल इमेजिंग थी जिसने उन्हें अभी भी देखा था। ओह माफ़ करें, मैं अभी भी उन्हें देख सकता हूँ, इसलिए मुझे नहीं पता था कि उन्होंने कुछ किया है। नियाल मुस्कुराया और अपना सिर हिलाया। तुम्हारी इंद्रियां वास्तव में पागल हैं, लेकिन ये सोचना कि तुम ओवरलॉर्ड रैंक पर डाली गई अदृश्यता को देख सकते हो। काल ने कंधे उचका दिए। यह उनकी दृश्य छवि को छुपाता है, लेकिन थर्मल छवि या उनके रडा हस्ताक्षर को नहीं, बेहतर शब्द की कमी के कारण। इकोलोकेशन जिसका उपयोग राय पूर्ण अंधेरे में देखने के लिए करती है, साथ ही उसकी हीट साइड भी। अहमद ने आह भरी। आलसी कमीने, यह अदृश्यता नहीं है। उसने कम छिपाव डाला, यह मानते हुए कि हम उसे किसी भी तरह से ट्रैक नहीं कर पाएंगे। एक उचित अदृश्यता मंत्र उसे थर्मल इमेजिंग और रडा से कम पारंपरिक रडा से तो छुपा देगा। उसे बताओ कि मुझे वह मंत्र चाहिए। मुझे नहीं लगता कि आप उस मंत्र की एक प्रति किसी विशेष राजकुमारी के लिए छोड़ सकते हैं जो सोचती है कि शैडो स्टेप उसके लिए पर्याप्त चालाक नहीं है। काल ने सुझाव दिया, अगर मैं इसे एक मंत्र पुस्तक में बदल सकता तो राष्ट्र का हर जादूगर अभी इसे सीखने की कोशिश कर रहा होता। दुर्भाग्य से मैं नहीं कर सकता, लेकिन वह वास्तव में अन्य प्रजातियों के लिए एक दुष्स्वप्न बनने का सपना देखती है न? काल मुस्कुराया और सिर हिलाया। तुम्हें इसे देखना चाहिए, ये बहुत प्यारा है। जब वह उन्हें पकड़ने का सपना देखती है तो उसके पैर खुशी से छोटे छोटे पीछा करने वाले हरकत करते हैं, क्योंकि यह बिल्कुल भी डरावना नहीं है। बॉब ने काल के पीछे से कहीं से बड़बड़ाया। जोहान ने उसे एक जिज्ञासु नज़र से देखा और काल ने हंसी उड़ाई। बॉब यहाँ पर अरचिन्स का सबसे बड़ा प्रशंसक नहीं है, तब भी जब वे विशाल और रोएदार और रेजर पैरों वाले प्यारे होते हैं और निश्चित रूप से जहरीले जबड़े नहीं होते। तुम मदद नहीं कर रहे हो। ठीक है, अब 2 राष्ट्र निश्चित रूप से जानते हैं कि काल एक जानवर का स्वामी है, दिग्गजों को छोड़कर। मुझे लगता है कि यह बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, क्योंकि वे हमारे अभिजात वर्ग से अजीब चीज़ों के आदी हैं। बस सौदा करने की कोशिश कर रहे अजनबियों पर नज़र रखें। यह विदेशी हो सकते हैं जो आपकी प्रतिभाओं को हथियाने की कोशिश कर रहे हैं, और सरकार और चर्च दोनों इस बारे में एक खास तरह से महसूस करते हैं। जोहान ने चेतावनी दी। ये समझ में आता है। उन्होंने रास्ते में मेरी मदद करने के लिए काफ़ी प्रयास किए हैं और उन्होंने मेरे साथ एक विशिष्ट समूह रखने की मेरी अनुचित मांगों को भी स्वीकार कर लिया है, इस हद तक कि वे हमें एक जादुई अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के लिए सहमत हो गए हैं। काल ने उत्तर दिया। जोहान ने हंसते हुए कहा, हाँ मैंने सुना है। उच्च पुजारियों का कहना है कि आपको विश्व ड्रैगन की ऊर्जा के लिए एक असाधारण आत्मीयता है, इसलिए वे देखना चाहते थे कि क्या आपका सौभाग्य आपके आसपास के लोगों पर भी पड़ेगा। काल की टीम के बाकी सदस्यों ने जब ये शब्द सुने तो वे मुस्कुराए। ऐसा निश्चित रूप से लग रहा था कि यह उन पर भी असर डाल रहा था। क्या आपको लगता है कि हमारे पास और भी आगंतुक आने वाले हैं? मॉर्गना ने डग के साथ चलते हुए पूछा।
लगभग निश्चित रूप से एक मौका है कि वे कमांडर रैंक एलीट के खिलाफ व्यक्तिगत चुनौतियां करना चाहेंगे या रॉयल रैंक एलीट के खिलाफ समूह चुनौतियां करना चाहेंगे। कुछ के पास सभी आरोही लड़ाके हो सकते हैं और वे कमांडर के खिलाफ समूह लड़ाई चाहते हैं, इसलिए यदि आप में से कोई इस कार्य के लिए उपयुक्त है तो स्वयंसेवक बनने के लिए तैयार रहें। टीम के सदस्यों ने सिर हिलाया और सोचा कि उनमें से कौन 10 आरोही जादूगरों के समूह से मुकाबला करने के लिए सबसे उपयुक्त होगा। हर कोई काल नहीं था जिसने निश्चित रूप से अपने जानवरों को बिना बुलाए सहायता करने की अनुमति देकर धोखा दिया था। क्या होगा अगर वे अपनी टीम का नेतृत्व करने के लिए एक रॉयल रैंक के लड़ाकू को भेजते हैं? क्या हमें यकीन है कि हम चुनौती जीत सकते हैं? राष्ट्रीय खजाने विभाग के राजनेता की जानी पहचानी आवाज ने पूछा। हाँ, अगर यह एक उचित द्वंद्व है तो हम जानवरों को प्रतिबंधित नहीं करेंगे। मैं नहीं चाहता था कि विदेशी सेनाएं उसकी युद्ध शक्ति के बारे में ज़रूरत से ज़्यादा कुछ जानें, लेकिन जब तक प्रतिद्वंद्वी एक शीर्ष रॉयल रैंक दिव्य जानवर नहीं है तब तक ये कोई मुद्दा नहीं होना चाहिए। अधिपति नियाल ने पूरे आत्मविश्वास के साथ उत्तर दिया। क्या हमारा चैंपियन इतना मजबूत है? राजनेता ने उम्मीद से पूछा। एक अच्छे दिन पर 10 में से एक रॉयल रैंक एलीट राय से मुकाबला कर सकता है। काल और अन्य 3 जानवरों को जोड़ दें और एक पूर्ण रक्त वाले ड्रैगन या दिव्य जानवर से कम कुछ भी मौका नहीं देगा। राजनेता ने राहत की सांस ली, लेकिन सभी अधिपति उस मैदान की ओर मुड़ गए जहां अंतिम द्वंद्व लड़ा गया था। एक और पोर्टल खुला और काल ने खुद को एक और चुनौती के लिए तैयार किया। लेकिन बाहर निकलने वाला पहला व्यक्ति विश्व ड्रैगन मौलवियों के वस्त्र पहने एक बुजुर्ग व्यक्ति था। उसने अपना हुड उतारा और एक जुरीदार चेहरा दिखाया जिसके लंबे लोमड़ी के कान और तीखी आंखें थीं जो उसके शरीर के बूढ़े जोड़ों से मेल नहीं खाती थीं। वह एक अधिपति था और सहज ज्ञान से काल ने विनम्रता से उसे सिर हिलाया, जबकि नियाल, मैजिक नाइट्स और सभी मौलवियों ने झुककर प्रणाम किया। आह, मैंने पहली कोशिश में ही सही जगह पा ली। मुझे पता था कि अगर मैं जानवरों की लड़ाई की अनुभूति का अनुसरण करता तो मैं इसे पा लेता। विश्व ड्रैगन बिशप ने खुद से ही कुछ कहा, फिर दूसरों को पोर्टल से आने का इशारा किया। काल को काफी परिचित दिखने वाली एक वोर्गन वुल्फ गर्ल सहित 10 जानवर पोर्टल से आए, सभी आरोही रैंक के शिखर पर थे। वोर्गन रुका और काल की ओर इशारा किया। ये तुम हो? तुम इतनी जल्दी रॉयल रैंक तक कैसे पहुंच गए? हमें मिले हुए अभी आधा साल ही हुआ है। बूढ़ा आदमी मुस्कुराया। अच्छा, तुम सब पहले से ही दोस्त हो। मुझे भावनात्मक पुनर्मिलन पसंद है। अब आर्कबिशप ने कहा कि यहाँ कहीं एक कालकोठरी है। क्या तुम एक बूढ़े आदमी को सही दिशा में मार्गदर्शन करना चाहोगे? काल मुस्कुराया और बूढ़े आदमी को बैसाखी के रूप में इस्तेमाल करने के लिए अपनी बाँह मोड़कर आगे बढ़ा। बेशक, उच्च पुजारी, ये यहीं से आगे है। क्या आपको पहले अधिपतियों के साथ कोई और काम था? ओह, वे इसे आपस में सुलझा सकते हैं। मुझे पोर्टल में ही अधिक दिलचस्पी है। रूथ ने आकर काल के कंधे पर थपथपाया। मैं एल्डर को पोर्टल दिखाने ले जाऊंगी। मेरे पास जादू है जिससे उसका चलना आसान हो जाएगा। अध्याय 424 न्यूबॉर्न। नए आगमन अब घबराए हुए लग रहे थे क्योंकि उन्हें छोड़ दिया गया था, लेकिन पूर्व में मानव वोर्गन दुष्ट ने कार्यभार संभाला। हम चर्च की विटन मंदिर शाखा की ओर से कालकोठरी में प्रवेश का अनुरोध करने आए हैं। हम सभी 10 लोग उनकी देखभाल में प्रशिक्षु हैं, उसने घोषणा की। नियाल ने आह भरी। यदि वे चर्च की ओर से अपील कर रहे थे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे गोल्डन ड्रैगन राष्ट्र से नहीं थे। उन्हें प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। कालकोठरी को पवित्र अवशेष माना जाता था जो चर्च को उन पर प्राथमिक अधिकार देता था। इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे किस राष्ट्र से आए थे। यदि वे विश्व ड्रैगन के पादरी थे या उनके द्वारा भेजे गए थे तो उन्हें समायोजित किया जाएगा। ठीक है, मैजिक नाइट्स आपको अंदर ले जाएंगे। कालकोठरी प्रवेश के क्रम के अनुसार प्रवेशकों को 5 के समूहों में विभाजित करती है, इसलिए अपने समूहों को पहले से ही छांट लें। जिज्ञासु ने समझाया। चुनौती का स्तर क्या है? उसने पूछा। कुल मिलाकर कम कमांडर और आरोही रैंक ओग्रेस का मिश्रण, कमांडर रैंक बॉस के साथ। न्यूनतम जादू का उपयोग है, लेकिन ओग्रे लॉर्ड्स के कुछ युद्ध कौशल कोई मजाक नहीं है। शूरवीरों ने उन्हें इमारत में ले जाया और जोहान ने आह भरी। ऐसा लगता है कि यह खोज पहले से ही आम जानकारी है। ये हमारी तरफ से कुछ नहीं हो सकता, ये दूसरी तरफ से लीक हुआ होगा, या तो खरीद में या प्रारंभिक रिपोर्टिंग में, इससे पहले कि आपकी टीम को क्षेत्र को साफ करने के लिए भेजा गया हो। मैं आपके आने के बाद कहना चाहूँगा, विट्री मैजेस इसे स्थिर होने से पहले दावा करने की कोशिश करने के लिए नहीं आए, इसलिए उन्हें बाद में पता चला होगा, संभवतः ड्रेक राइडर्स की हरकतों से उनके ऑरेकल को ट्रिगर करने से। लेकिन अगर यह बात पहले से ही पादरी वर्ग में फैल चुकी है तो इसे एक खुला रहस्य माना जाना चाहिए। इसका मतलब है कि हमें कम से कम न्यूबॉर्न स्पेलब्लेड या डेमी ह्यूमन से निपटना होगा जो एक्सेस पर छूट के लिए चुनौती देने के लिए आएंगे। मुझे लगता है कि किसी और में हिम्मत नहीं होगी।
फ्रॉस्ट जायंट्स के पूर्व में मैच टावर्स को हमसे बहुत कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि उनके पास अपनी खुद की प्रशिक्षण विधियां हैं और एक कालकोठरी से आने वाली वस्तुएं आमतौर पर उन मैचेस के लिए बहुत उपयोगी नहीं होती हैं जो अपना खुद का उपकरण बना सकते हैं। शाइनिंग नाइट एक दिन पहले की तुलना में काफ़ी ज़्यादा थका हुआ लग रहा था, लेकिन ये भावनात्मक थकावट थी। मुझे न्यूबॉर्न के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। क्या उनके आने पर गंदगी होने की संभावना है? काल ने पूछा। ये वास्तव में दिन पर निर्भर करता है। न्यूबॉर्न एक बहुसंख्यक मानव जादुई राष्ट्र है जो महाद्वीप पर सबसे बड़ा है, लेकिन उनके पास काफ़ी अर्धमानव आबादी है। एल्वेस से लेकर मिनोटोर और लामिया तक हर प्रजाति जिसके बारे में आप सोच सकते हैं वहाँ सह अस्तित्व में है। इसलिए जब वे यहाँ दिखाई देते हैं तो उनकी प्रतिक्रिया काफ़ी हद तक उनके द्वारा भेजे गए समूह के रवैये पर निर्भर करेगी। यदि वे अर्धमानव हैं तो कुछ मनुष्यों के साथ अच्छी तरह से मिलते हैं, कुछ नहीं। लेकिन वे अधिकांश भाग के लिए मानव संपर्क मानकों का सम्मान करते हैं। इसलिए एक बार चुनौती तय हो जाने के बाद निम्नलिखित समूह कुछ समय के लिए परिणाम का सम्मान करेंगे। इससे ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम चुनौतियों को जीतें, अन्यथा वे किसी को भी कालकोठरी में लड़ने के लिए भेज देंगे और वे इसके बारे में विनम्र नहीं होंगे। जोहान ने समझाया। एक और द्वार खुला और मोतियों से सजी बिना रंगी चमड़े की पोशाक में एक मुस्कुराती हुई मिनोटोर महिला बाहर निकली। क्या तुम मेरे बारे में बात कर रहे थे? मेरे कान जल रहे हैं, तुम मेरे बारे में बात कर रहे होंगे, उसने घोषणा की। मजेदार, ऐसा लगता है कि तुम्हारे पास सुनने का जादू सक्रिय था, अहमद ने जवाब दिया और लगभग 3 मीटर लंबी महिला ने उसे एक चमकदार सफ़ेद दांतेदार मुस्कान दी। नमस्ते अहमद, मुझे नहीं लगता कि तुम उस शादी के प्रस्ताव पर पुनर्विचार करोगे। मुझे पता है कि तुम अभी भी सिंगल हो और स्थिति से काफ़ी संतुष्ट हो। धन्यवाद मोरिसा। वह वास्तव में उस उत्तर पर थोड़ी उदास दिखी। शायद बड़ी महिला को साफ सुथरे कैटमैन जादूगरों से लगाव था। आज हम ये कैसे कर रहे हैं? क्या तुम मेरे लोगों को अंदर जाने दोगे या हमें अपनी बात रखने के लिए किसी को पीटना होगा? उसने पूछा। या तुम बस प्रवेश शुल्क का भुगतान कर सकते हो, अहमद ने सुझाव दिया। मिनोटोर जोर से हंसी। मैं देख रहा हूं कि आपने अपना सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं खोया है। अब क्या हमें चैंपियन बनाम चैंपियन खेलना चाहिए या आप मेरे लोगों को जाने देंगे? चैंपियंस, क्या आप शर्तें चाहते हैं? यह एक युवा वयस्क प्रकार की लड़ाई है, इसलिए हम बच्चों को जंगली नहीं होने दे सकते। कोई घातक प्रहार नहीं, कोई सस्ता प्रहार नहीं, आमने सामने, समन के साथ, अहमद ने जवाब दिया। क्या मैं आपको बेवकूफ़ लग रहा हूँ? इसका जवाब न दें। मनुष्य इतने बेवकूफ़ हैं कि वे यह नहीं बता सकते कि मिनोटोर उनसे ज़्यादा होशियार हैं। कोई समन नहीं, या आपका वह चैंपियन अपने जानवरों के साथ मेरे चैंपियन की हत्या करने की कोशिश करेगा। वह दिखने में जितनी बेवकूफ़ है उतनी है नहीं, लेकिन आप उन खाली गाय जैसी आंखों से यह कैसे बता सकते हैं? राय ने पूछा। मुझे लगता है कि वह वास्तव में उतनी होशियार नहीं है जितनी वह सोचती है। वह सिर्फ एक शिकार प्रजाति है और वह सहज रूप से हमसे बचना जानती है। हॉक ने जोड़ा। वे हमें बाहर क्यों नहीं जाने देंगे? हर कोई हमारा अपमान करता रहता है और मैं बाहर जाकर उन्हें काट भी नहीं सकता, रेमी ने शिकायत की। हमारा छोटा सा सांप खून का प्यासा हो रहा है। हमें आपके लिए कुछ शांतिपूर्ण पठन सामग्री ढूंढनी होगी या आपको सिस्टरे से दूर रखना होगा। अहमद ने अपने उत्तर पर विचार करते हुए थोर ने मजाक किया। इससे पहले कि वह कुछ बोल पाता, मोरिसा काल की ओर मुड़ी। मैं सही कह रही हूँ, है न? मैं चाहे किसी को भी तुम्हारे खिलाफ भेजूं, तुम अपने जानवरों में से किसी एक को उनकी हत्या करने के लिए कहोगे जबकि तुम उन्हें रोके रखोगे। घातक तरीके से नहीं। हम सहमत थे कि कोई घातक वार नहीं होगा। काल ने सहमति जताई। अहमद ने अनिच्छा से सिर हिलाया क्योंकि उसने निर्णय लिया। ठीक है, एक पर एक, कोई अतिरिक्त हमलावर नहीं, लेकिन तुम्हारे पक्ष में कोई उड़ने वाली प्रजाति नहीं है। काल ने इस तथ्य पर विचार नहीं किया था कि वे उसके खिलाफ एक उड़ने वाले प्रतिद्वंद्वी को भेज सकते हैं ताकि वह उससे कहीं दूर से हमला करने की कोशिश करे जहां से वह जादू कर सकता है। हम इसे मज़ेदार क्यों नहीं बनाते? निहत्थे थे, केवल हाथापाई की सीमा, मिनोटोर शमन ने सुझाव दिया। क्या आपको लगता है कि हम पागल हैं? जोहान हंसा। काल ने ठहाका लगाया। वास्तव में मुझे लगता है कि वह कुछ समझ रही होगी। हम सभी ने आकर्षक कौशल देखे हैं, शायद एक क्लासिक नॉकडाउन ड्रैग आउट ही वह है जिसकी हमें ज़रूरत है। मुझे नहीं लगता कि आप जानते हैं कि आप क्या सुझाव दे रहे हैं, नियाल ने फुसफुसाया। नहीं, लड़के की बात सही है। इसके बारे में क्या ख्याल है? उसके वजन से दोगुना से ज़्यादा नहीं, ताकि मेरे चैंपियन को क्रॉच पंच से बाहर न निकाला जाए। कोई हथियार नहीं, कोई घातक वार नहीं, केवल हाथापाई की सीमा। कोई उड़ान नहीं। काल ने जोहान को देखकर मुस्कुराया और नाइट ने आह भरी। ठीक है, हम शर्तें स्वीकार करते हैं। अधिपति अहमद हंसे। ठीक है, कम से कम काल कोई बहुत बड़ा आदमी नहीं है। उसका वजन केवल 100 किलो है, इसलिए प्रतिद्वंद्वी कोई बहुत बड़ा नहीं होगा।
मोरिसा जिस द्वार से अंदर आई थी उसके पीछे पहुंची और किसी को पकड़कर आगे की ओर खींच लिया। वह एक कछुआ लग रहा था, अपने पिछले पैरों पर खड़ा था। उसके पैर मानव आकार के थे, लेकिन उसके पास एक पूरा खोल भी था और उसके सिर के ऊपर बख्तरबंद प्लेटिंग थी। अरे, मुझे इसकी उम्मीद थी। अगर तुम हारना चाहते हो तो हमें बताओ। टॉटोलन के साथ निहत्थे लड़ना आसान नहीं होगा। जोहान ने आह भरी। काल ने उसके कंधे पर थपथपाया। ज्यादा चिंता मत करो, मैं मुक्का मार सकता हूँ। वास्तविक मुक्का हाथापाई की सीमा वाली लड़ाई का उद्देश्य नहीं था, क्योंकि स्वाभाविक रूप से बख्तरबंद भिक्षु लगभग निश्चित था। उनके कौशल ने उन्हें अत्यधिक बचाव प्रदान किया, जो उनके उच्च आधार स्थायित्व द्वारा बढ़ाया गया था। फिर उनके पास निकट युद्ध के लिए लक्षित हमले के कौशल की एक विस्तृत श्रृंखला थी। लेकिन काल के पास अपना आकार बढ़ाने के लिए क्रूरता थी, फिर उसकी गति और क्षति को बढ़ाने के लिए जल्दबाजी और आतंकित करना था। बोन क्रशर एक प्रभावी हाथापाई हमला कौशल था जो कवच को अनदेखा करता था, शटर आंतरिक क्षति को जोड़ता था और क्रशिंग ब्लो मुट्ठी और बोन क्रशर जैसे कुंद हमलों में क्षति को जोड़ता था। अगर कुछ भी हो तो वह कम से कम एक भिक्षु के साथ बराबरी पर था जब उसने अपनी बाधाएं खड़ी की थीं। अध्याय 425 डोनाल्ड द मॉन्क। टोटोलन ने काल को देखकर मुस्कुराया, उसका मुंह उसके पूरे सिर पर फैल गया। मैं डोनाल्ड हूँ, आपका नाम क्या हो सकता है, मानव योद्धा? उसने पूछा। मेरा नाम काल है, आपसे मिलकर खुशी हुई, डोनाल्ड। टोटोलन हंसा। आप शायद 1 मिनट में ऐसा न कहें। काल ने कंधे उचकाए। हम देखेंगे। मुझे बस उम्मीद है कि एक टूटा हुआ खोल आपको बहुत बुरी स्थिति में नहीं छोड़ेगा। जहां तक मुझे याद है, स्नैपिंग कछुओं के खोल के अंदर कंकाल नहीं होता है। टॉटोलन को एक आम स्नैपिंग कछुए से तुलना किए जाने पर थोड़ा अपमानित महसूस हुआ, लेकिन उसने काल के ताने का जवाब नहीं दिया। जोहान ने उन्हें एरेना रिंग में ले जाया और मोरिसा ने 10 शीर्ष आरोही सेनानियों को बुलाया। अगर मेरा आदमी हार जाता है तो मैं प्रथागत डबल फीस का भुगतान करूंगी। अगर नहीं तो देरी करने का कोई मतलब नहीं है, उसने जोर दिया। जोहान ने सिर हिलाया। मेरे हिसाब से ठीक है, वे भी शुरू कर सकते हैं। इस लड़ाई में कुछ मिनट लग सकते हैं। काल और डोनाल्ड ने मुकाबला किया, जिसमें मिनोटॉर ओवरलॉर्ड रेफरी थे। लड़ाकू तैयार हैं, अपने बचाव को आगे बढ़ाएं और हम शुरू करेंगे। काल ने एक ही समय में फ्लेमिंग बॉडी, इटर्नल लाइटनिंग, हेस्ट, टेरराइज और ब्रूटेलिटी को सक्रिय किया, फिर सिर हिलाया। जब काल अपने प्रतिद्वंद्वी के बराबर आकार में फैल गया तो दोनों बीस्टिकिन हैरान रह गए, लेकिन डोनाल्ड चिंतित नहीं दिखे। टॉटोलन के हाव भाव में बहुत बदलाव नहीं आया, लेकिन उसके शरीर की भाषा से पता चलता है कि उसे लगा कि आकार में विस्तार काल को अधिक पहुंच देने की एक चाल थी। शुरू करो। दोनों लड़ा के एक दूसरे की ओर बढ़े। दोनों में से कोई भी चकनाचूर होने की कोशिश नहीं कर रहा था और 2 शक्तिशाली वार हुए। काल के बाएं कंधे पर एक वार से इटर्नल लाइटनिंग लगभग चकनाचूर हो गई, लेकिन काल की मुट्ठी टॉटोलन की छाती के बीच में लगी और मोटा जानवर अपने पैरों से उठ गया और घास में पीछे की ओर फेंका गया। अपने पिछले खोल पर 5 मीटर तक फिसलने से पहले उसने अपना सिर अपने खोल के अंदर कर लिया और अपने पैरों पर पलट गया। उसके चारों ओर एक पीला सफेद अवरोध टिमटिमा रहा था। वह आगे बढ़ते हुए थोड़ा अधिक सतर्क था, अपनी स्थिति बदल रहा था, इसलिए काल के तेज वार उसे फिर से सीधे नहीं मार सके। उसने उसे किससे मारा? मैंने कभी किसी टॉटोलन को एक मुक्का मारकर उसकी पीठ पर गिरते नहीं देखा, नियाल ने पूछा, जबकि 2 रॉयल रैंक के लड़ाके एक दूसरे के कौशल का आकलन कर रहे थे। ओफेलिया ने कुछ सेकंड के लिए इस पर विचार किया। संभवतः बोन क्रशर उसी बफ से बड़ा है जो वह अपने जानवरों पर इस्तेमाल करता है, क्योंकि उसने अपने आकार को उसी तरह बढ़ाया है जैसे वह भालू के रूप में मेरे लिए करता है। आह, कवच बाईपास, ये समझ में आता है। एक वेरेटिगा संभवतः उसके लिए एक बदतर मैचअप होता। मैं यही उम्मीद कर रहा था कि वह चुनेगी। मिनोटॉर ने उन्हें एक परेशान नज़र से देखा, क्योंकि काल ने आखिरी पल में लक्ष्य बदल दिया और डोनाल्ड के मुक्के का जवाब अपनी मुट्ठी से दिया, जिससे दोनों लड़ाकों में शॉकवेव फैल गई। इससे पहले कि टॉटोलन लड़खड़ाकर पीछे हटे, अपने टूटे हुए हाथ को पकड़ें। डोनाल्ड के चकमा देने और घायल अंग पर अपनी ऊर्जा केंद्रित करने के कारण ये तेजी से ठीक हो रहा था। भिक्षु वर्ग की आंतरिक चिकित्सा एक पादरी मंत्र जितनी अच्छी नहीं थी, लेकिन ये बेस्टियल रीजनरेशन जितनी अच्छी लग रही थी, बस ज्यादा ऊर्जा गहन थी। डोनाल्ड की मुट्ठी ठीक होने तक उसकी सांसें तेज चल रही थीं, और काल के एक तेज प्रहार ने उसके अवरोध को 1 सेकंड से ज्यादा समय के लिए पूरी तरह से खत्म कर दिया। भिक्षु वर्ग की आंतरिक चिकित्सा एक पादरी मंत्र जितनी अच्छी नहीं थी, लेकिन ये बेस्टियल रीजनरेशन जितनी अच्छी लग रही थी, बस ज्यादा ऊर्जा गहन थी। डोनाल्ड की मुट्ठी ठीक होने तक उसकी सांसें तेज चल रही थीं, और काल के एक तेज प्रहार ने उसके अवरोध को 1 सेकंड से ज्यादा समय के लिए पूरी तरह से खत्म कर दिया। दूसरा, लेकिन भिक्षु भ्रामक रूप से तेज था और वह काल को लड़ाई खत्म करने के लिए उसका पीछा करने से रोकने के लिए पर्याप्त हिट को चकमा देने में कामयाब रहा।
उसकी सांसें बराबर हो गईं और उसका अवरोध वापस आ गया क्योंकि डोनाल्ड ने बचाव पर ध्यान केंद्रित किया जबकि वह एक ऐसे अवसर की तलाश में था जो काल को पलटवार करने के लिए अपने शरीर का बलिदान न करने दे। काल पर उस दोहरे अवरोध ने इस तरह के मुखों का व्यापार करना एक हारने वाला प्रस्ताव बना दिया। काल ने बचाव पर ध्यान केंद्रित करने की अपनी आवश्यकता का लाभ उठाया और रिंग के चारों ओर टॉटोलन का पीछा किया। हर बार जब वे थोड़ा सा भी संपर्क करते थे तो उसे चेन लाइटनिंग से चौंका देते थे। अधिकांश प्रभाव अवरोध द्वारा अवरुद्ध हो रहा था, लेकिन काल देख सकता था कि डोनाल्ड की मांसपेशियां हर हिट के साथ हिलने लगी थीं क्योंकि उसका बचाव कमजोर हो रहा था और टॉटोलन धीरे धीरे थक गया। अनंत बिजली के साथ काल अभी भी उतना ही तरोताजा महसूस कर रहा था जितना उसने लड़ाई शुरू करते समय किया था, हालांकि थोड़ा भूखा था। काल को एहसास ही नहीं हुआ कि कितना समय बीत चुका था जब तक कि वह अपने प्रतिद्वंद्वी के पीछे घूमकर डोनाल्ड के खोल पर कई हमले करने लगा, जिससे बोन क्रशर और शैटर को क्रशिंग ब्लो एनहांसमेंट के साथ उसके आंतरिक अंगों पर अपना काम करने दिया। तभी उसने देखा कि 10 नए उन्नत कमांडर लड़ाई खत्म होने का इंतजार कर रहे थे। आंतरिक शॉकवेव ने डोनाल्ड को उसके खोल में भेज दिया, अंग अंदर की ओर खींच गए और खून थूकने लगे जबकि काल पीछे हट गया। 20 सेकंड तक जमीन पर रहने के बाद लड़ाई खत्म हो गई और उसके शरीर में लगातार कंपन के साथ काल बता सकता था कि उसका प्रतिद्वंद्वी अपने अंगों को तरल होने से बचाने के लिए अपनी पूरी कोशिश कर रहा था। मारिसा ने आह भरी और लड़ाई खत्म होने का संकेत दिया। जैसे ही काल पीछे हटा, उसने भिक्षु को शक्ति से ढकने के लिए हीलिंग स्प्लैश का इस्तेमाल किया और वह जमीन पर गिर गया। अपने पिछले खोल पर आराम कर रहा था क्योंकि वह आखिरकार ठीक होने लगा था और दर्द में अपने अंगों को पीछे की ओर मोड़कर नहीं बैठा था। ओवरलॉर्ड रैंक मिनोटॉर ने कुछ सेकंड तक काल को घूरा और फिर सिर हिलाया। तुम दिखने में जितने चालाक हो इंसान, ये सोचना कि तुम खोल को तोड़ने की कोशिश नहीं करोगे बल्कि इसके जरिए शरीर के नर्म हिस्सों पर हमला करोगे। मैं इस सबक को हमारे प्रशिक्षण में जरूर शामिल करूंगी, उसने घोषणा की। फिर आसानी से 200 किलो के कछुए वाले आदमी को अपनी बाहों में उठा लिया और उसे पोर्टल के जरिए दूसरी तरफ किसी के पास पहुंचा दिया। अब भुगतान की बात है, उसने अनिच्छा से आह भरी, फिर एक बड़ा बॉक्स और एक छोटा बॉक्स निकाला जो काल के हाथ की हथेली से बड़ा नहीं था। पहला उसने जोहान को दिया जिसने इसे खोला और संतुष्टि में सिर हिलाया, लेकिन दूसरा उसने अहमद को दिया। अब और इनकार मत करो छोटे जादूगर, मेरे साथ घर आओ, उसने घोषणा की। फिर छोटे बॉक्स को खोला और एक बिल्कुल शानदार शादी की अंगूठी दिखाई जिसमें एक बड़ा केंद्रीय हीरा था और उसके चारों ओर 7 छोटे रंगीन रत्न थे। जादूगर ने आह भरी और अपना सिर हिलाया। मेरा जवाब नहीं बदला है, मैं बिल्कुल खुश हूं और इसी तरह रहना चाहता हूं। मिनोटॉर झुंझलाहट में सूंघी और पोर्टल से वापस चली गई। उसके पीछे उसकी टीम भी थी। जैसे ही यह बंद हुआ, यह स्पष्ट था कि अन्य 2 अधिपति अहमद पर हंसने से बचने की पूरी कोशिश कर रहे थे। हंस लो, अगली बार ये तुम हो सकते हो कि एक पागल मिनोटॉर स्टॉकर के साथ, जादूगर ने बड़बड़ाया। जोहान ने उसे सहानुभूति भरी नज़र से देखा। तुम क्यों सोचते हो कि जब भी हम नए लोगों से मिलते हैं तो मैं ये हेलमेट पहनता हूं? मैं अपने सुंदर चेहरे को उन्हें अपने प्यार में पड़ने नहीं दे सकता। कर्नल वेलेरी भी इस पर हंसने से खुद को नहीं रोक पाए। शाइनिंग नाइट के नाम से मशहूर अधिपति लगभग एक आदर्श सुंदर योद्धा स्टीरियोटाइप था और वह ये जानता था। इससे वह अहंकारी हो सकता था, लेकिन वह एक अधिपति भी था और इससे उस व्यक्ति के अहंकार पर असर पड़ना तय था जो उस स्तर की शक्ति तक पहुंचने में कामयाब रहा। नियाल ने सभी का ध्यान आकर्षित करने के लिए अपनी उंगलियां चटकाईं। ठीक है, चलो आशा करते हैं कि ये दिन के लिए हमारे आगंतुकों में से आखिरी है। मॉरिसा अगले कुछ घंटों में अपने बाकी देशवासियों और उनके सहयोगियों को परिणाम और कालकोठरी के विवरण के बारे में सूचित करेगी। उसके बाद हम देखेंगे कि क्या होता है। वे भुगतान के साथ कुछ और टीमें भेज सकते हैं क्योंकि यह एक बड़ा राष्ट्र है, लेकिन वे कुछ और दिनों के लिए रुक सकते हैं। बस वही जिसकी काल को जरूरत थी, अधिक अभ्यास। काश वह बाकी टीम को बाहर भेज पाता। थोर और रेमी दोनों के पास ऐसे विचार थे जो उन्हें आगे बढ़ने में मदद कर सकते थे, लेकिन कोई भी उन्हें लड़ने नहीं देना चाहता था। अध्याय 426 खदानों में आपातकाल। क्या आपको उपचार की आवश्यकता है? अधिपति जोहान ने काल से पूछा क्योंकि वह थोड़ी देर के लिए आराम करने के लिए ट्रेल जोन के पास घास पर बैठ गया था। अगर कोई और चुनौती होती। काल ने अपना सिर हिलाया। नहीं, मैं ठीक हूं। वह दूसरा अवरोध तोड़ने में सफल नहीं हुआ और अनंत प्रकाश सहनशक्ति को ताज़ा करता है। इसलिए मैं एक त्वरित नाश्ते के बाद ठीक हो जाऊंगा। मैं बस ये देखने के लिए आराम कर रहा हूं कि अगला कौन आता है। नाइट हंसा और घास पर काल के साथ शामिल हो गया। मुझे नहीं लगता कि बहुत सारे राष्ट्र होंगे जो आपको चुनौती देने के लिए तैयार होंगे। वे कुछ बहुत ही निर्णायक जीत थी, विशेष रूप से एक जादुई लड़ाई में खुद को साबित करने के बाद टॉटोलन भिक्षु के खिलाफ निहत थे। यदि कोई मुफ्त प्रवेश के लिए चुनौती देता है तो वे आपके पास आने से पहले योजना बनाने के लिए कम से कम 1 या 2 दिन का समय लेंगे। ठीक है, यह एक शुरुआत है। मुझे लगता है कि हम कुछ समय के लिए यहाँ घूमने जा रहे हैं।
परीक्षण कितने समय तक खुले रहते हैं इससे पहले कि उन्हें प्रवेश के लिए भुगतान करना पड़े? काल ने पूछा। 1 सप्ताह। हम पहले से ही परीक्षण अवधि के लगभग आधे रास्ते पर हैं। आमतौर पर यह केवल 1 या 2 दिन का परीक्षण होता है जब अन्य राष्ट्रों को कालकोठरी के बारे में पता चलता है। ऐसा नहीं है कि वे अक्सर खुलते हैं। अधिक सामान्यतः पोर्टल के अस्थिर होने और घटना समाप्त होने से पहले ये केवल एक दौर का परीक्षण होता है। पूर्णकालिक खुला होना मौलवियों को पागल कर देगा। वे ही हैं जो उन राष्ट्रों को रखने के लिए औपचारिक यात्राओं की व्यवस्था करते हैं जो आपस में नहीं मिलते हैं और पवित्र स्थलों पर लड़ाई शुरू कर देते हैं। ये सबसे व्यस्त होगा क्योंकि कमांडर रैंक के संसाधन इस महाद्वीप पर बहुत दुर्लभ हैं। केवल वे ही दिखाई दे सकते हैं जो अभी भी जानवर हैं और यह आपके लिए कुछ हद तक मुश्किल हो सकता है क्योंकि हम नहीं जानते कि वे वास्तविक जानवरों के साथ आपके वर्ग के बंधन पर कैसे प्रतिक्रिया देंगे। वे रेंजर्स के सबसे बड़े प्रशंसक नहीं हैं और वे केवल नियमित जानवरों के साथ संबंध बनाते हैं। आपके पास रॉयल रैंक के जादुई जानवर हैं, जोहान ने समझाया। काल ने सिर हिलाया। हाँ, मैं देख सकता हूं कि अगर वे स्थिति पर आपत्ति करते हैं तो ये कैसे एक मुद्दा बन सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि एक बार जब वे एक दूसरे से बात करेंगे तो वे समझ जाएंगे। 1 घंटे के बाद लोट्स और डग ने अगली चुनौती का इंतजार कर रहे सभी लोगों के लिए खाना लाया, लेकिन कोई चुनौती देने वाला नहीं आ रहा था। अब तक ये काफ़ी हद तक निश्चित था कि हर मानव राष्ट्र को उनके जासूसों द्वारा स्थिति के बारे में सूचित किया गया होगा, इसलिए यदि वे किसी चुनौती की योजना बना रहे थे तो वे किसी कारण से देरी कर रहे थे। अधिक संभावना है उन्हें बस परवाह नहीं थी। अधिकांश राष्ट्रों के पास अपने स्वयं के प्रशिक्षण संसाधन थे और यहां आने और दूसरे राष्ट्र के कालकोठरी का उपयोग करने के लिए भुगतान करना अनावश्यक था। कुछ लोग बाद में यहां प्रशिक्षण लेने आए, संभवतः न्यूबॉर्न साम्राज्य के छोटे गुटों से। यदि वे किसी बड़े गुट से संबंधित नहीं थे तो उन सभी के पास उस राष्ट्र के क्षेत्र में संसाधनों तक पहुंच नहीं थी। लेकिन बहुत कम छोटे गुटों में 5 शीर्ष आरोही या कमांडर रैंक के प्रशिक्षु होंगे जो एक टीम बना सकें। पूर्व में भी यही स्थिति थी। जादूगर टावर्स एक साथ काम किए बिना एक टीम को इकट्ठा करने के लिए बहुत छोटे थे। यह अपने आप में एक काम था और जब पारंपरिक रूप से प्रशिक्षित जादूगर अपने टावर में शांति से आगे बढ़ सकता है तो यह प्रयास के लायक नहीं हो सकता है। अभी अंधेरा हो रहा था जब काल ने दूरी में एक नई उपस्थिति को महसूस किया जो सीधे उसे घूर रही थी। वह मुड़ा, ये निर्धारित करने की कोशिश करते हुए कि उसे कौन देख रहा है, लेकिन उसने कुछ भी नहीं देखा। हालांकि उसने स्कैन करना बंद नहीं किया और कुछ सेकंड के बाद उसने पेड़ों में एक विशाल शरीर देखा जो 1 किलोमीटर दूर से मुश्किल से दिखाई दे रहा था। ओह, इंसान मुझे देख सकता है? काल के दिमाग में एक गहरी आवाज ने पूछा। आसानी से नहीं, लेकिन पेड़ आपकी छवि को पूरी तरह से नहीं छिपा पाते। दिलचस्प, हम जल्द ही फिर मिलेंगे। फिर वह प्राणी चला गया और काल को आश्चर्य हुआ कि वह किस तरह का जानवर था। इस दूरी से और रास्ते में पत्तियों के साथ वह वास्तव में केवल उसकी आंखों के विशिष्ट आकार से ही उसे पहचान सकता था और उसके शरीर की रूपरेखा इतनी टूटी हुई थी कि यह निश्चित रूप से नहीं बता सकता था कि वह किससे बात कर रहा था। लेकिन अगर वह दिव्य जानवर साम्राज्य से आया था और वे केवल उत्सुक थे तो इसका मतलब था कि वह थोड़ा आराम कर सकता था। इसलिए जब काल उस रात सोने गया तो वह शांत मन से सो गया। रे घंटी टॉवर में रात की निगरानी कर रहा था और छोटे खतरों के लिए शिविर के चारों ओर पहरेदार गश्त पर थे। काल एक झटके से जाग गया क्योंकि शिविर में अलार्म बज गया जिससे सभी को बिस्तर से बाहर निकाला गया। क्या हो रहा है, रे? मुझे कुछ पता नहीं है। मुझे नहीं लगता कि अलार्म यहाँ हो रही किसी घटना के बारे में है। काल ने अपना कवच पहना और खिड़की से बाहर कूदने के लिए गलियारे के अंत में कदम रखा। ओवरलॉर्ड अपनी आंखों से नींद मिटा रहे थे और ड्यूटी पर मौजूद सैन्य अधिकारी ने उनके लिए एक पोर्टेबल रेडियो मंगवाया था। ओवरलॉर्ड, क्या हो रहा है? काल ने पूछा। अच्छा, आप पहले से ही यहाँ हैं। लिथियम माइंस के पास एक आपात स्थिति है। किसी तरह की विसंगति दिखाई दी है। हम अभी उनके सबसे नज़दीकी प्रतिक्रिया दल हैं। बहुत सी प्रतिक्रिया दल वर्तमान में सीमाओं पर तैनात हैं। उन्होंने पहले ही 2 जागृत रैंक के स्थानीय लोगों को भेज दिया है जो वर्तमान में कार्रवाई में लापता हैं। समस्या की प्रकृति अज्ञात है, लेकिन ये कमांडर रैंक या उससे ऊपर की होने की संभावना है। आपकी टीम नियाल के साथ जाएगी, जबकि हम में से बाकी लोग मैजिक नाइट्स के साथ संसाधन चुनौतियों से निपटने के लिए यहीं रहेंगे, जोहान ने समझाया। नाइट्स ने समझ में सिर हिलाया, जबकि मोर्गाना ने किले की ओर एक लालसा भरी नज़र से देखा। आपातकाल के लिए सुबह बहुत जल्दी थी। काल ने हेलीकॉप्टर की ओर इशारा किया जो अपने रोटर को घुमाना शुरू कर रहा था। क्या हमें लोड करना चाहिए? आगे बढ़ो अगर तुम्हारे पास वह सब कुछ है जो तुम्हें चाहिए। लोड्स मफिन का एक और कंटेनर लेने के लिए किले में वापस भागा और राय ने अपने चमकदार पत्थर इकट्ठा किए जिनसे वह सजा रही थी। जो कोई भी किले पर कब्जा करेगा वह अपने चमकदार पत्थर खुद ला सकता है। वे हेलीकॉप्टर में लोड हो गए। कमांडर से लेकर ओवरलॉर्ड रैंक तक 9 लोगों की प्रतिक्रिया टीम बना ली।
कोई फर्क नहीं पड़ता कि समस्या क्या थी, उन्हें इसका ध्यान रखना चाहिए, भले ही वे ज़्यादातर नियाल को बफ कर रहे हों। एक सुरक्षा का घेरा ओवरलॉर्ड रैंक दुष्ट को सुरक्षित रखने में बहुत मदद करेगा, और एक जिज्ञासु के रूप में वह शुरू में अधिपतियों में सबसे बेहतरीन लड़ाकों में से एक। जब वे उड़ान भरते थे तो फर्श कांपता था और फिर पायलट के गंतव्य की ओर दौड़ते समय थोड़ा झुक जाता था। जितना हो सके उतना आराम करो। हम नहीं जानते कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन यह एक लंबा दिन हो सकता है। नियाल ने उन्हें चेतावनी दी क्योंकि वह दीवार के सहारे पीछे झुक गया और अपनी आंखें बंद कर लीं। हो सकता है कि यह वास्तविक नींद न हो, लेकिन थोड़ा ध्यान सभी को आगे की लड़ाइयों के लिए तैयार करने में मदद करता है। लेकिन काल के लिए ये कुछ हद तक व्यक्तिगत था। गंतव्य उसके गृहनगर के ठीक बाहर था, और अगर स्थिति नियंत्रण से बाहर हो गई तो उसके माता पिता खतरे में पड़ जाएंगे। वे शहर के केंद्र के पास एक अच्छे घर में चले गए थे, लेकिन लिथियम माइन शहर में अभी भी केवल एक ही एलीट था। खैर, वह बहुत ज़्यादा एलीट नहीं था। वह एक प्रोटोटाइप की तरह था जिसने पहले से ही दिव्य सीरम का एक परीक्षण संस्करण लिया था। लेकिन जबकि उसके पास बहुत सारे युद्ध के अनुभव थे, वह अब बूढ़ा होने लगा था और वह मेयर के नर्म जीवन के साथ धीमा हो रहा था। अध्याय 427 विसंगति क्षेत्र। जबकि आपातकालीन प्रतिक्रिया दल विसंगति की ओर दौड़ा, कालकोठरी में पीछे छूटे लोगों को चिंता होने लगी कि स्थिति में उससे कहीं अधिक हो सकता है जितना उन्हें बताया गया था। हाल ही में बहुत सारी विसंगतियां थीं और वे हर तरफ युद्ध में थे, सिवाय बीस्टिकिन के साथ सीमा के। दिग्गजों को जो कुछ भी वे कह रहे थे उससे कहीं अधिक जानना था, और जादुई शूरवीर इस भावना से मुक्त नहीं हो सके कि उन्होंने एक महत्वपूर्ण ज्ञापन को याद किया है। लेकिन हेलीकॉप्टर में चीजें अधिक आरामदायक थीं, क्योंकि हर कोई ध्यान लगा रहा था और आगामी मिशन के लिए तैयार था। विसंगति क्षेत्र के किनारे तक 5 मिनट, पायलट ने उन्हें सूचित किया। काल खड़ा हो गया और खींचा हुआ था, जो कुछ भी उन्हें उतरने पर मिला उसके लिए तैयार हो रहा था। थोर, बाधाओं के साथ तैयार रहो। जब थोर अपनी सुंदरता की नींद के आखिरी कुछ मिनट ले रहा था तब अनंत बिजली सभी पर चमकी और अन्य जानवर काल के पीछे पीछे खींचते हुए आए, ताकि जब बाहर आने का समय आए तो उन्हें कुछ भी तनाव न हो या उनकी मांसपेशियां अकड़ न जाएं। बहुत सीमित दृश्यता के साथ घने बादलों के बीच से उतरते हुए पायलट ने घोषणा की। काल खिड़की से बाहर देखने के लिए आगे बढ़ा, इस बात पर नजर रखते हुए कि हेलीकॉप्टर के सेंसर सूट से कोई चीज छूट गई हो। वहां कुछ भी नहीं था, बस सफेद रंग था। ये सही नहीं लग रहा था। उसे बादलों के बीच से जमीन देखनी चाहिए थी जब तक कि उनके नीचे भारी बारिश न हो, लेकिन ये सफेद फूले हुए बादल थे, न कि काले तूफानी बादल जो उस तरह की बारिश लाते हैं। राय ने भी यही सोचा, कुछ ठीक नहीं था। तभी स्टील के टूटने की आवाज ने हेलीकॉप्टर के ब्लेड के ड्रोन को चकनाचूर कर दिया और काल ने खुद को खुली हवा में उड़ते हुए पाया। जैसे ही वह घूमा, उसने हेलीकॉप्टर के किनारे पर एक बड़ा छेद देखा, जिसे एक पीला सफेद ड्रैगन हिंसक रूप से छेड़ रहा था जो बादलों से बना हुआ लग रहा था, बिल्कुल भौतिक नहीं। अन्य लोग जल्दी से पैराशूट पहनकर बाहर निकलने लगे, और काल ने खुशी से देखा कि उन सभी के बैरियर अभी भी सक्रिय थे। इटर्नल लाइटनिंग सक्रिय होने के साथ उन्हें ठीक होना चाहिए। वह अकेला ऐसा व्यक्ति था जिसकी लैंडिंग खराब होने की संभावना थी। काल ने महसूस किया कि उसके चारों ओर की हवा अचानक घनी हो गई, जैसे कि वह पानी के नीचे हो, फिर यह फिर से पतली हो गई। इस तरह का उच्च ऊंचाई वाला वातावरण जिससे फेफड़े सांस लेने के लिए संघर्ष कर रहे थे। यह एक एयर एलिमेंट ड्रैगन होना चाहिए था। ये ठीक था। एक बार जब वह ये पता लगा लेता कि इसे कैसे ट्रैक किया जाए, तो वह इसे बाहर निकाल सकता था। उसके नीचे बादल कम हो रहे थे, और काल ने दूसरों को ये सुनिश्चित करने के लिए चारों ओर देखा कि उन्होंने अपने पैराशूट बहुत जल्दी नहीं खींच लिए हैं। लेकिन आसपास कोई नहीं था, अपंग हेलीकॉप्टर भी नहीं। फिर बादल उसके नीचे से हट गए और काल ने खुद को एक विशाल झील की ओर गिरते हुए पाया। गोल्डन ड्रैगन राष्ट्र में एकमात्र झील चिप्टनरित झील थी, और वह सैकड़ों किलोमीटर दूर होनी चाहिए। काल को अपनी पथ निर्धारण क्षमताओं पर यथोचित भरोसा था, लेकिन इसके अलावा लिथियम खदानों के लिए सीधा मार्ग उन्हें झील से दूर ले गया, न कि झील की ओर। जैसे ही वह झील की सतह के पास पहुंचा, काल ने अपने टखने और अपनी भुजाएं मोड़ लीं, क्योंकि उसने बचपन में खदान के लिए पानी के तालाब में चट्टानों से गोता लगाना सीखा था। वह अविश्वसनीय गति से पानी में गिरा, लेकिन अनंत बिजली अवरोध के टूटने के बाद भी फ्लेमिंग बॉडी ने उसे सुरक्षित और बिना किसी चोट के रखा। पानी गलत था, बहुत गलत। ये नहाने के पानी जैसा गर्म था, और उसके आपातकालीन प्रवेश के 10 मीटर बाद भी पानी अभी भी क्रिस्टल साफ था और वह सतह को स्पष्ट रूप से देख सकता था। इसलिए उसने गतिशीलता के लिए अपना कवच हटा दिया, लेकिन सुरक्षा के लिए अवरोधों को सक्रिय रखा और सतह पर अपना रास्ता बना लिया। वह अभी भी किनारे से कुछ 100 मीटर दूर था, लेकिन तैरना इतना भी बुरा नहीं होगा, खासकर इस अच्छे गर्म पानी में। लेकिन काल को आश्चर्य होने लगा था कि वह कहाँ है। मुझे लगता है कि वह किसी दुर्घटना में फंस गया होगा, क्योंकि वह घने बादलों के कारण प्रवेश द्वार नहीं देख पाया होगा। काल किनारे पर आया और उसे पूरा यकीन था कि वह अब गोल्डन ड्रैगन राष्ट्र में नहीं था।
कोई भी पौधा परिचित नहीं था और सूरज बस डूबने ही वाला था, इस तथ्य के बावजूद कि जब वह हेलीकॉप्टर से गिरा तो वह अभी अभी उग रहा था। यह आकाश में भी गलत स्थान पर है। अगर हम घर के करीब होते तो सूरज सिर के ऊपर दक्षिण दिशा में होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है, हॉक ने जोड़ा। ठीक है, तो सवाल यह है, हमें इस इंस्टेंस से बाहर निकलने के लिए क्या करना होगा? ऐसा लगता है कि कोई दुश्मन नहीं है और मैंने सिस्टम से कोई संदेश नहीं देखा है। काल ने आह भरी। इसे भूल जाओ, उन्होंने मेरा दाना और मेरा लोट्स चुरा लिया, राय ने उसे याद दिलाया। काल थोड़ा हंसा। मुझे लगता है कि उन्होंने हमें चुरा लिया और दाना बाकी सभी के साथ पीछे रह गया। या क्या तुमने कुछ ऐसा देखा जो मैंने नहीं देखा? राय के लिए यह एक बड़ी दुविधा थी। क्या कोई इतना बहादुर हो सकता था कि उसका अपहरण कर ले? एक तरह से यह समझ में आता है। वे एक नई जगह पर थे और लड़कियां उसके साथ यहाँ नहीं थीं। मुझे लगता है कि बाकी सभी अभी भी साथ हैं। ड्रैगन ने हेलीकॉप्टर को मार दिया, लेकिन इससे उन लोगों को कोई नुकसान नहीं हुआ जिनके पास मेरे बैरियर थे। भले ही वे जमीन पर उतरे हों, वे ठीक होंगे और उनके साथ दुष्ट आदमी नियाल था। थोर ने सुझाव दिया। क्या इसका मतलब यह है कि हमें खोजबीन करनी है? रेमी ने उम्मीद से पूछा। मुझे लगता है कि यही हमारा एकमात्र विकल्प है। काल ने सहमति जताते हुए मन ही मन बोलना भूल गया। मैं ऊपर उड़कर जाऊंगा और देखूंगा कि नीचे उतरते समय हमने कुछ मिस तो नहीं किया है। हॉक ने सुझाव दिया। बाकी लोग बाहर आए और थोड़ी देर के लिए फैल गए, इस नई जगह की आदत डाल ली जो घर से अलग लग रही थी। मुझे एक गांव मिला, ये इंसानों जैसा दिखता है, आप उत्तर पूर्व की ओर जा सकते हैं। हॉक ने लौटने से पहले सलाह दी। यह एक अच्छा संकेत था। अगर वहां इंसान होते तो वह पता लगा सकता था कि क्या हो रहा है, और शायद ये भी कि वह कहाँ है, यह मानते हुए कि वे भी खोए नहीं हैं। इसलिए हॉक के ऊपर से जासूसी करते हुए काल इंसानों से भरे गांव की ओर बढ़ने लगा। सभी, जब हम करीब पहुंचे तो कृपया अपने स्थानों पर वापस लौट जाएं। मैं नहीं चाहता कि गलतफहमी के कारण कोई घायल हो जाए, काल ने टीम को याद दिलाया। थोर तुरंत वापस लौट आया, पवित्र जल से भरे अपने तालाब से कार्यवाही देखने के लिए उत्सुक, जबकि रैमी अगले कुछ मिनटों के लिए काल के कंधों पर लटकी रही, बोरियत में लौटने के लिए अनिच्छुक, लेकिन यादृच्छिक अजीबोगरीब लोगों द्वारा हमला किए जाने के बारे में भी उत्साहित नहीं थी। उम्मीद है कि यादृच्छिक अजीबोगरीब लोग सबसे बुरे किस्म के लोग थे जो उसने पाए। काल को पता था कि वे इस जगह में फंसे किसी तरह के मानव राक्षस हो सकते हैं या आक्रामक होने के लिए कोडित हो सकते हैं, लेकिन कालकोठरी के राक्षसों की तरह अपनी स्थिति बनाए रख सकते हैं। उसे सावधान रहना होगा, लेकिन अगर कोई मौका था कि वे सिर्फ इंसानों से भरा एक यादृच्छिक गांव थे जिनके पास उसके लिए जवाब हो सकते थे, तो उसे इसे स्वीकार करना होगा। साइलेंट मूवमेंट कौशल ने उसे गांव में आसानी से घुसने दिया और काल खेतों के किनारे से थोड़ी दूर एक उथली खाई में गिर गया, ताकि वह कुछ मिनटों के लिए शांति से ग्रामीणों को देख सके, जबकि वह ये निर्धारित करने की कोशिश कर रहा था कि वे शत्रुतापूर्ण थे या नहीं। वे काफी शांत दिख रहे थे, अपने दैनिक काम कर रहे थे, और वहां बच्चे भी थे। कालकोठरी में कभी बच्चे नहीं थे, केवल लड़ाके थे। यह उसके लिए काफी था, इसलिए काल किसी भी सामान्य यात्री की तरह सड़क पर चला गया। अध्याय 428 लंबी सैर। काल पहले कुछ खेतों से गुजरते हुए सड़क पर चला गया, खेतों में काम कर रहे किसानों की ओर विनम्रता से सिर हिलाया। सड़क के किनारे एक बूढ़ा आदमी फलों से भरी एक मेज पर बैठा था, और जब उसने काल को आते देखा तो उसने अपनी बाँह फैलाकर स्वागत का इशारा किया। यात्री का स्वागत है, लगता है आप घर से बहुत दूर हैं। बूढ़े आदमी ने अजीब लहजे में पुकारा जिसे काल समझने में कठिनाई महसूस कर रहा था। मुझे लगता है मैं हूँ। मैं विटिन के ठीक बाहर से यात्रा कर रहा था और एक अजीब बादल का सामना करना पड़ा। जब ये छट गया तो मैं यहाँ था। काल को उम्मीद थी कि वह आदमी विटिन मंदिर को जानता होगा, जो अनादि काल से इसी नाम से वहाँ था। विटिन, तुम कहते हो? इसके बारे में कभी नहीं सुना, लेकिन डाकलाइट होस्ट आउटरीच वर्कर दुनिया में कहीं भी एक दोस्त होता है। इससे मामला सुलझ गया। वह या तो किसी मुकदमे में था या उसे किसी दूसरे महाद्वीप पर फेंक दिया गया था। मुझे नहीं लगता कि तुम मुझे बता सकते हो कि मैं कहाँ पहुँच गया हूँ, काल ने पूछा। फिर उस आदमी को अपने बैग से एक चांदी का सिक्का फेंका और मेज से एक आड़ू उठा लिया। वे तांबे के लिए दो थे, जो थोड़ा महंगा लग रहा था, लेकिन जब काल ने इसे चखा तो उसे एहसास हुआ कि आड़ू में कायाकल्प करने वाला गुण था, और यह सिर्फ एक सादा फल नहीं था। उसे यह सुनिश्चित करना होगा कि थोर बीज लगाए और इसे जगह में उगाए। ये लोट्स के लिए एक असली इलाज होगा अगर वह उसे नाश्ते के व्यंजनों के लिए जादुई फल दे सके। आप मारिया में हैं, जो पश्चिमी तट पर कनईगी के बंदरगाह शहर के ठीक बाहर है। यदि आप इस सड़क पर 1 घंटा और चलते हैं तो आप वहां पहुंच जाएंगे। मैं आपको चेतावनी देता हूं, जो कोई भी पहले चरण से आगे नहीं बढ़ पाया है, उसे उस गंदगी के पास नहीं आना चाहिए। कनईगी एक फीपोर्ट है और ये थोड़ा उपद्रवी हो सकता है।
यदि आप पीछे मुड़ते हैं और सड़क से कुछ दिन नीचे दूसरी तरफ जाते हैं तो आप बुनगा पहुंच जाएंगे और यह रहने के लिए एक बेहतर जगह है। एकमात्र समस्या यह है कि आपको वहां पहुंचने के रास्ते में जंगली जानवरों से निपटना होगा। यदि आपके पास लड़ाकू वर्ग है तो ये ठीक होना चाहिए। जैसा कि मुझे याद है, सभी आउटरीच कार्यकर्ताओं को अकेले भेजे जाने से पहले पहले चरण तक पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन फिर मुझे लगता है कि आप अकेले यात्रा करने की योजना नहीं बना रहे थे, है ना? बूढ़े आदमी ने पूछा। काल ने अपना सिर हिलाया। नहीं, मैं एक समूह का नेतृत्व कर रहा था, लेकिन उन्हें मेरे साथ यहाँ नहीं भेजा गया था। मुझे नहीं पता कि वे कहीं और पहुंच गए या मुझे यहाँ भेजने वाली किसी चीज़ से बचने में कामयाब हो गए। बूढ़े आदमी ने एक सुरक्षात्मक इशारा किया, उन्हें शुभकामनाएं दी और आह भरी। अगर उन्हें यहाँ भेजा गया था तो मुझे उम्मीद है कि उन्हें बहुत दूर अंतर्देशीय नहीं भेजा गया होगा। यहाँ तटों के पास ये पहले उन्नति पर रहने वालों के लिए अपेक्षाकृत सुरक्षित है, लेकिन अगर आप आगे बढ़ते हैं तो आपको कम से कम दूसरे उन्नति से आगे निकलने की आवश्यकता होगी, और सीमाओं के पास ऐसे स्थान हैं जहाँ आपको जीवित रहने के लिए मिथिक जागृत होने की आवश्यकता होगी। काल पहले उन्नति परीक्षण से गुजरा था, इसलिए उसे कम से कम ये तो पता था कि उस आदमी का क्या मतलब था, लेकिन मिथिक जागृत, अगर उसे सही याद है तो यह ओवरलॉर्ड के बाद टोटेम रैंक होना चाहिए। क्या उसके बाद मिथिक होगा? अगर ऐसा था तो उसे वास्तव में खुद को तट के पास रखना होगा, क्योंकि इसका मतलब था कि दूसरा उन्नति ओवरलॉर्ड रैंक के आसपास कहीं होना चाहिए। क्या यहाँ के आसपास कोई चौकी या मंदिर है? कहीं ऐसा हो जहाँ नक्शे हों और मेरे साथ जो हुआ उसके बारे में कुछ सुराग हो? काल ने पूछा। हाँ, बुंगा में एक है। डाकलाइट होस्ट द्वारा संचालित एक उपचार मंदिर। उनके पास महाद्वीप की सभी चौकियों के नक्शे होने चाहिए और इससे आपको घर पहुंच जाना चाहिए। बूढ़े किसान ने कहा। सलाह के लिए धन्यवाद। ऐसा लगता है कि मैं वापस बुंगा की ओर जाऊंगा। मेरे पास कोई तांबा नहीं है, लेकिन यहाँ कुछ और फल हैं। काल ने जवाब दिया और मेज पर रखे छोटे बैग में से 6 आड़ू उठाए। बूढ़े आदमी ने चमकती मुस्कान के साथ दूसरा चांदी का सिक्का जल्दी से जेब में रख लिया और फिर अपने बगल में रखे बैग में हाथ डाला, जिसे काल ने अपना दोपहर का भोजन समझ लिया था। अगर आपको इंसानों से परेशानी होने का संदेह है तो इसे अपने बाएं हाथ पर पहनें। वे आमतौर पर आउटरीच वर्कर के साथ खिलवाड़ नहीं करेंगे, लेकिन अगर वे चंचल महसूस कर रहे हैं तो वे इसे पहनने वाले किसी को भी नहीं छुएंगे। काल ने हंसते हुए लाल बंडाना को अपने स्टोरेज में रख लिया। मुझे डर है कि उत्साही वार्ताकार एक व्यावसायिक खतरा हैं, लेकिन मैं अपने समय में कुछ से अधिक लोगों से मिला हूं। सलाह और सहायता के लिए धन्यवाद। काल ने 5 आड़ू अपने थैले में रखे और आखिरी आड़ू थोर को दे दिया, साथ ही उसने जो आड़ू खाया था उसका बीज भी। ओह, वे अच्छे हैं। मैं आड़ू के पेड़ उगाने पर काम करूंगा। थोर ने एक बार चखने के बाद सहमति जताई। वास्तविक लाभ उसके लिए बहुत कम मायने रखते थे, क्योंकि थोर के घर में सभी प्रकार के ताज़ा और कायाकल्प करने वाले पौधे थे, लेकिन ऐसे लाभकारी पौधे जो रसदार और मीठे थे उन्हें प्राप्त करना बहुत कठिन था। काल गांव से दूर चला गया और बूढ़े आदमी की सलाह का पालन करते हुए बुंगा की ओर वापस जाने लगा। वह आखिरी खेत के किनारे तक पहुंच गया और पेड़ों वाले इलाके में जा रहा था जब उसे एक लकड़हारा अपने खच्चर के सहारे झुका हुआ दिखाई दिया। जानवर एक बड़े लॉक से बंधा हुआ था और वापस उनकी आरा मशीन में जाने के लिए तैयार था, लेकिन आदमी ने काल से बात करते समय उसे एक पल के लिए वहीं रखा। क्या बूढ़े आदमी ने आपको बताया कि बंदरगाह सुरक्षित नहीं है और बुंगा की ओर जाना है? उसने पूछा। काल ने सिर हिलाया, ये देखने के लिए कि लकड़हारा क्या कहेगा। ठीक है, ये झूठ नहीं है, लेकिन बुंगा की सड़क पर हर जगह डाकू हैं। यह एक खतरनाक रास्ता है और उन्हें किसी का भी सम्मान नहीं है। यहाँ तक कि डाकलाइट होस्ट टैबर्ट भी आपको उनसे नहीं बचा पाएगा। मेरा सुझाव है कि आप सड़क का अनुसरण न करें, या आप जंगल के माध्यम से दक्षिण पूर्व की ओर एक चक्कर लगाएं और होमा से दक्षिण की ओर और फिर कपचोर द्वारा सड़क के दोराहे पर बुंगा की ओर पूर्व की ओर जाएं। काल ने सिर हिलाया। मुझे लगता है कि यह रास्ता तट के करीब है और आमतौर पर सुरक्षित माना जाता है, लेकिन लंबा है। लकड़ी काटने वाले ने तंबाकू से भरा पाइप जलाया और काल पर मुस्कुराया। आधा सही, ये तट के करीब है, लेकिन यह एक वैगन पथ है जो राक्षसों से भरा हुआ है। कोई भी इसे सामान्य दिन में सुरक्षित मार्ग नहीं कहेगा, लेकिन एक अकेले यात्री के लिए ये डाकुओं से निपटने से सुरक्षित है। क्या आपके पास डाकुओं के बारे में कोई जानकारी है? अगर यह उचित है तो मुझे शायद उस समस्या का समाधान करना चाहिए। काल ने सुझाव दिया, डाकलाइट होस्ट आउटरीच वर्कर की भूमिका को यथासंभव अच्छे से निभाते हुए। कुल मिलाकर उनमें से लगभग 30 हैं, लेकिन वे सड़क के नीचे फैले हुए हैं। यह इस बात पर निर्भर करता है कि उन्हें कहाँ सबसे अधिक भाग्य मिलेगा। यहाँ और बुंगा के बीच कई गांव हैं, लेकिन उनमें से किसी में भी 20 से अधिक लोग नहीं हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है जो उनका सामना कर सके, इसलिए आश्चर्यचकित न हो यदि आप रात भर रुकते हैं और वे आपको डाकुओं से इनाम के लिए सौंप देते हैं। अपनी बात कहने के बाद लकड़हारे ने अपने खच्चर को गति में ला दिया और गांव की ओर वापस जाने लगा।
अध्याय 429 पूर्व की ओर। काल चलता रहा ताकि जो कोई भी उसकी उपस्थिति के बारे में सतर्क हो सकता था, उसे यह पता न चले कि लकड़हारे ने उससे बात की है और टीम से सलाह ली है। आप क्या सोचते हैं? ऐसा लगता है कि अन्य लोगों को यहाँ नहीं भेजा गया, इसलिए हम 1 मिनट के लिए अपने दम पर हैं। क्या हमें सुरक्षा के लिए जंगल से होकर जाना चाहिए या सड़क पर अपनी किस्मत आजमानी चाहिए, जहाँ हम जानते हैं कि हम खो नहीं जाएंगे? वे कितने कठिन हो सकते हैं। हम 5 हैं, राय ने उत्तर दिया, चिंतित नहीं। उसकी बात सही थी, वह अकेला नहीं था और यही लकड़हारे की असली चिंता थी। काल ने फ्लेमिंग बॉडी को सक्रिय किया, फिर हरे रंग की अंगरखी के साथ अपने बहुत अधिक जर्जर कवच को बदल दिया और सड़क पर अपना रास्ता बनाना शुरू कर दिया। रुको, मेरे पास एक बेहतर विचार है, राय ने उसे सूचित किया और काल सड़क के किनारे रुक गया। उसने उसके लिए एक खुरदरा बुना हुआ डफल बैग बनाया जो सस्ते कैनवास जैसा दिखता था। फिर उसने एक लॉग को काटने और बैग को मिट्टी में लपेटने से पहले उसे अंदर रखने के लिए जगह छोड़ दी। वहाँ, अब तुम एक आवारा की तरह लग रहे हो, राय हंसा। काल ने हंसते हुए डफल को अपनी पीठ पर लटकाया और सड़क पर स्थिर गति से चलने लगा, बिल्कुल जॉगिंग नहीं बल्कि योद्धा टाइप एलीट के लिए एक आरामदायक तेज चाल। पहले से ही अंधेरा हो रहा था और वह सूरज ढलने पर गांव के बहुत करीब नहीं जाना चाहता था। उसके पास अभी भी बहुत ऊर्जा थी और अंधेरे में देखने की क्षमता थी, इसलिए उसके लिए आगे बढ़ना बंद करने का कोई वास्तविक कारण नहीं था। डाकुओं को रात में हमला करने में मुश्किल होती क्योंकि वह उन्हें पहले नहीं पहचान पाता और हो सकता है कि वे तैयार भी न हों। अगर यह घर जैसा कुछ होता तो बहुत कम लोग रात में यात्रा करते अगर वे इससे बच सकते। काल को नहीं पता था कि इस जगह पर कारें हैं या नहीं, क्योंकि उसने गांव में कोई नहीं देखी और लकड़हारा खच्चर का इस्तेमाल कर रहा था। लेकिन लकड़हारा घर पर भी खच्चरों या घोड़ों का इस्तेमाल करता था। ये जंगल में मशीनरी ले जाने की कोशिश करने से ज़्यादा कुशल था। राय ने काम करना शुरू किया और उसके लिए एक नया कोट बनाया जिसमें हुड था और एक कम हेम जो लगभग ज़मीन पर घिसता था। यह अनुकूली रंग का रेशम था और सड़क पर दौड़ते समय अंधेरे में उसे लगभग अदृश्य बना देता था। लेकिन जब इसमें कोई मैना नहीं होती थी तो कोट हरे भूरे और काले धब्बों के 5 अलग अलग शेड्स होते थे। काल ने कोट को सक्रिय किया और डफल को वापस अपने कंधे पर रख लिया। रात गहराने और बादलों के घिरने के साथ हर छोटी छोटी चीज़ मदद करती थी। चांद न होने और तारे छिप जाने के कारण बाहर बहुत अंधेरा था और काल ने साइलेंट मूवमेंट सक्रिय करके जॉगिंग शुरू की, लेकिन कुछ भी नहीं चल रहा था। उसने अपनी सहनशक्ति को बनाए रखने के लिए अनंत बिजली को उठाया और जंगल में लंबी रात तक दौड़ने के लिए तैयार हो गया, जब तक कि उसका सामान्य दिन खत्म नहीं हो जाता। उसे नहीं पता था कि बूढ़े किसान ने किस गति से चलने का इरादा किया था जब उसने कहा कि बुनगा 2 दिन दूर है, इसलिए आज समय बनाना बेहतर होगा और फिर दिन के उजाले के दौरान एक अच्छा शिविर ढूंढना होगा। आधी रात के ठीक बाद काल ने सड़क के किनारे जीवन के पहले संकेत देखे। सड़क के दोनों ओर पेड़ों पर 2 लोग थे और एक बड़ा समूह कैंपफायर के चारों ओर इकट्ठा था। ऐसा लग रहा था कि वे सो रहे थे। वे शायद आराम कर रहे थे, लेकिन थर्मल विशन ने उन्हें लेटे हुए दिखाया। मैं सड़क के बाईं ओर चला जाऊंगा, इतनी दूर कि मनुष्य मुझे न देख पाएं। अगर वे ऐसा करते हैं तो राय पेड़ों पर बैठे तीरंदाजों के खिलाफ पहले अपने गोलेम भेजेगी। चेतावनी देने से पहले उन्हें बाहर निकालने की कोशिश करें। काल ने चेतावनी दी। वे अपनी शक्ति छिपा रहे हैं। यह एक बढ़िया चाल है। मुझे आश्चर्य है कि क्या ये कोई जादू है। मैं बता सकता हूं कि वे शक्तिशाली हैं, लेकिन यह नहीं कि कितने शक्तिशाली हैं। राय ने विचार किया। काल ने इसके बारे में सोचा और महसूस किया कि यह वास्तव में कोई मुश्किल चाल नहीं थी। अगर उसके पास कोई सक्रिय मंत्र नहीं होता तो वह अपनी ऊर्जा को अंदर की ओर केंद्रित कर सकता था और उसकी अधिकांश शक्ति हस्ताक्षर छिप जाती। अगर वह किसी पेड़ में छिपा होता तो उसे पहचानना मुश्किल हो जाता, लेकिन यह उसे हमला करने के लिए भी खुला छोड़ देता। क्या हम कुछ नहीं करने जा रहे हैं? हॉक ने शिकायत की। केवल अगर हमें करना पड़े। हमें जगह जगह जाना है और मुझे नहीं पता कि वे चोर अपनी शक्ति को ढालने के साथ कितने मजबूत हैं। ग्रामीणों ने हमें चेतावनी दी थी कि इस देश में और भी बहुत शक्तिशाली चीजें हैं। काल ने उसे याद दिलाया। फिर भी अगर हम डाकुओं को खत्म कर दें तो क्या रेड ड्रैगन खुश नहीं होगा? डाकू अनाथ बनाते हैं, हॉक ने सुझाव दिया। ये थोड़ा बड़ा चढ़ाकर कहा गया था, लेकिन काल देख सकता था कि जानवर कितने उत्साही थे। ठीक है, हम उनका परीक्षण करते हैं। राय, गोलेम के साथ पेड़ों में स्काउट्स को बाहर निकालो। अगर उन्होंने स्थिति का गलत अनुमान लगाया होता और गोलेम इसे साफ सुथरा नहीं कर पाते तो वह दूसरों को यह एहसास होने से पहले भाग जाता कि क्या हो रहा है। गोलेम पेड़ों में दिखाई दिए और गार्डों ने तुरंत प्रतिक्रिया की, उन पर हमला किया जिससे निर्माणों पर बाधाओं को गंभीर नुकसान पहुंचा और फिर पेड़ से जमीन पर गिरते ही उन्होंने 3 बार और वार किया। लेकिन उनका अंत हो गया।
गोलेम के नुकीले अंगों ने उनके सीने में छेद कर दिए थे जो चमड़े के कवच से बने हुए थे, और वे कुछ ही सेकंड में अपने ही खून में डूब गए, जबकि उनके नीचे बड़े लाल तालाब बन रहे थे क्योंकि उनके दिल कुछ और धड़कनों के लिए संघर्ष कर रहे थे। शोरगुल ने बाकी डाकू दल को सतर्क कर दिया था और काल ने दूसरों को बाहर बुलाया, लेकिन थोर को रिजर्व में रखा क्योंकि उसे सड़क पर देखना बहुत आसान था और पेड़ इतने पास पास थे कि वह उन्हें गिराए बिना उनके बीच से नहीं जा सकता था। काल ने अपना हथौड़ा उठाया और पेड़ों में घुस गया और नशे में धुत डाकुओं को सड़क की ओर भागते देखा। उसके हथौड़े पर चेन लाइटनिंग के 5 चार्ज तैयार थे और डाकुओं में से एक ने तुरंत उसकी ओर रुख किया, जो इस क्षमता के इस्तेमाल से सतर्क हो गया था। काल ने बड़े आकार का हथौड़ा घुमाया, आदमी को छाती में पकड़ लिया और टूटने से पहले एक अवरोध भड़क गया, साथ ही उसके गले में एक ताबीज भी था। बिजली डाकुओं के बीच से गुजरी, जिनकी हरकतें इस प्रभाव से धीमी हो गई थीं। फिर 3 ज्वलंत टोटेम उनके आसपास के पेड़ों के बीच से दिखाई दिए, जो अंदर की ओर फायर कर रहे थे, ठीक इससे पहले कि ग्रैंड से भरे आग के गोले आसमान से बरसने लगे। डाकुओं को नहीं पता था कि एक साथ हर दिशा से होने वाले हमलों से कैसे निपटना है। वे व्यापारियों और अन्य ज़मीनी लक्ष्यों के खिलाफ हमलों में अच्छी तरह से अभ्यस्त थे, लेकिन ऊपर से घात लगाने की कला में वे माहिर थे, न कि वह जो आमतौर पर उनके खिलाफ इस्तेमाल की जाती थी। अधिकांश डाकुओं को जल्दी से खत्म कर दिया गया, लेकिन एक आदमी बस उन सभी चीज़ों पर हंस रहा था जो वे उस पर फेंक रहे थे जब तक कि गोलेम ने उसे पीछे से नहीं मारा और उसके मांस में बड़े घाव नहीं कर दिए। इससे उसका ध्यान आकर्षित हुआ। मुझे लगता है कि उसके पास एक ऐसा कौशल है जो छोटे नुकसान को रोकता है। हमें उसे और जोर से मारना चाहिए। रैमी ने युद्ध के मैदान की जांच करते हुए नोट किया। ये राय को अच्छा लगा। वह जानती थी कि यह कैसे करना है। काल ने भी ऐसा ही किया। जब डाकू नेता गोलेम से निपटने के लिए मुड़ा तो काल ने अपने मॉल पर बोन क्रशर की 5 परतें लगाईं और खुद को पूरी तरह से तैयार कर लिया। जब डाकू नेता का ब्लेड गोलेम पर गिरा तो वह लगभग आधे में फट गया। काल का मॉल उसकी पीठ में जा लगा। डाकू नेता लंगड़ा हो गया और काल ने जाल का संदेह करते हुए पीछे हटकर गोलेम को अपने ऊपर आने दिया। उन्होंने कुछ मिनट तक शरीर पर वार किया, इससे पहले कि वे ये तय कर लें कि वह काफ़ी मर चुका है और केवल छाती से नीचे लकवाग्रस्त नहीं है। कई एलीट के पास जो कौशल थे, उसे देखते हुए अगर वह केवल लकवाग्रस्त होता तो वह ठीक हो सकता था। कैंप में अभी भी हीट सिग्नेचर हैं, लेकिन वे बस हिल रहे हैं। क्या आपको लगता है कि वे ट्रीट हैं जिन्हें डाकू बचा रहे थे? राय ने पूछा। संभवतः, लेकिन उन्हें खाने से मना करें। हम देखेंगे कि उन्होंने हमारे लिए क्या छोड़ा है। काल ने उसे याद दिलाया। मैं उन्हें ट्रीट कैसे कह सकता हूं अगर मैं उन्हें खा नहीं सकता? ओह, कोई बात नहीं, वे खिलौने की किस्म के ट्रीट हैं। मैं इनसे खेल सकता हूं। काल को ये देखकर चिंता हुई क्योंकि वह ये देखने गया कि मकड़ी ने क्या पाया है। उसने पाया कि 10 बच्चे थे जो चोटिल थे और गंदे कपड़े पहने हुए थे, कैंप फायर के आसपास बंधे हुए और स्थिर थे ताकि वे रात में ठंड से न मरें। लंबे और नुकीले कानों से पता चलता है कि विशेष रूप से एल्वेन बच्चे। उन्हें कारवां से ले जाया गया होगा क्योंकि सड़क पर मृतकों में कोई एल्व्स नहीं था। सब लोग, मुझे सफाई करनी है। शवों से छुटकारा पाओ और सड़क से लड़ाई के किसी भी निशान को हटाओ। वास्तव में, शवों को किसी के स्थान पर रख दो, हो सकता है कि उन पर कोई इनाम हो। हम उन्हें अच्छी चीज़ों के लिए व्यापार करने में सक्षम हो सकते हैं। अब उसे बस ये तय करना था कि बच्चों को कैसे ले जाया जाए। अध्याय 430 स्ट्रीट्स का बैग। जब राय ने बच्चों को थोर की पीठ पर ले जाने के लिए टोकरियां बनाईं तो रैमी और हॉक ने युद्ध के मैदान को लूट लिया। यह एक कालकोठरी नहीं थी, ये निश्चित था, क्योंकि शव गायब नहीं हुए थे और उन्हें सिर्फ लूट का माल नहीं मिला था। लेकिन उन्हें वह कंगन जरूर मिला जो डाकू समूह के नेता ने पहना हुआ था, और ऐसा लग रहा था कि यह कुछ बेहतरीन था। कॉम्बैट फॉर्चून का कंगन प्रति सेकंड 150 पॉइंट से नुकसान को कम करता है। वह वस्तु बुरी है। आप उन्हें बर्फीला तूफान नहीं दे सकते, आप उन्हें जहर नहीं दे सकते, आप उन्हें धीरे धीरे खून से भी नहीं निकाल सकते। रैमी ने शिकायत की। काल ने कंगन पहना और रैमी हंस पड़ी। हाँ, अब हम 3 दुष्ट हैं। यह अफसोस की बात है कि यह हम सभी पर लागू नहीं होता। हमें उन कंगनों को और अधिक प्राप्त करने की आवश्यकता है। उसने जोड़ा। तुम हमेशा से ही दुष्ट जादू की टीम में रहे हो, हॉक ने बड़बड़ाते हुए कहा। उसका प्राथमिक हमला कौशल बर्फीला तूफान है जिसमें थंडरस्टॉर्म का एक पक्ष है। उसने जहर अग्नि टोटेम के साथ खुद को कुछ हद तक छुड़ाया था, लेकिन फिर थंडरस्टॉर्म सीखा ताकि हॉक की आंखों से उसे जो सम्मान मिला था उसे संतुलित किया जा सके। उसकी छोटी बहन बेशर्म थी। एक बार जब थोर पर हॉनेस तैयार हो गया तो रे ने बच्चों को थैलियों में लोड करने के लिए अपने बद्दी का उपयोग करना शुरू कर दिया, इससे पहले कि वे उनके हाथों पर लगे बंधनों को सावधानीपूर्वक काट दें। बच्चे विशालकाय राक्षसों की आभा और उपस्थिति से इतने भयभीत थे कि उन्होंने हिलने की हिम्मत नहीं की। वे बस थैलियों में चुपचाप बैठे रहे, अपने हाथों को मुक्त करने के बाद भी अपनी आंखों की पट्टी और गैग नहीं हटाए। सभी को नमस्कार, मुझे उम्मीद है कि आप मुझे समझ सकते हैं।
मेरा नाम काल है और मैं आज रात आपका टूर गाइड बनूंगा। योजनाओं में थोड़ा बदलाव हुआ है और अब जब मैंने डाकुओं के समूह को मार दिया है तो मैं आपको बुनगा शहर में पहुंचा दूंगा। मुझे बताया गया है कि वहां एक डाकलाइट होस्ट चौकी है और उन्हें पता होगा कि आप सभी के साथ क्या करना है। काल ने घोषणा की। ज्यादातर एल्वेन बच्चे भ्रमित और डरे हुए लग रहे थे, लेकिन एक लड़के ने सावधानी से अपनी आंखों पर से पट्टी हटाई और फिर महसूस किया कि वह सीधे राय को देख रहा था और तुरंत बेहोश हो गया। कुछ सेकंड बाद एक लड़की ने अपनी आंखों पर से पट्टी हटाई और काल का सामना करने के लिए मुड़ी। वह अपने अपहरणकर्ताओं के लिए सावधानी से क्षेत्र को स्कैन कर रही थी, लेकिन वहां कोई नहीं बचा था। जानवरों ने पहले ही सफाई पूरी कर ली थी और कैंप फायर के आसपास कुछ खुरदरी मिट्टी के अलावा जो ये संकेत दे रही थी कि या तो शाम के लिए कोई कारवां रुका था या कोई लड़ाई हुई थी, ऐसा कुछ भी नहीं बचा था जिससे ये संकेत मिले कि यह डाकुओं के समूह के लिए चुना गया घात स्थल था। एल्फ लड़की ने धीरे से अपने मुंह पर बंधा कपड़ा हटाया और फुसफुसाने लगी। तुमने हमें बचाया। काल ने सिर हिलाया। हमने डाकुओं को मार दिया और तुम पीछे रह गए, इसलिए हम तुम्हें अपने साथ बुनगा शहर ले जा रहे हैं। छोटे एल्फ ने अनिच्छा से सिर हिलाया और काल को चिंता होने लगी कि शायद ये शहर अच्छा नहीं है। क्या कोई ऐसी जगह है जहां तुम्हें ले जाया जाना पसंद होगा? उसने पूछा। लड़की ने अपना सिर हिलाया। हम परिवार से मिलने के लिए ग्लैड गांव जा रहे थे, लेकिन यह महीनों पहले की बात है। मुझे नहीं पता था कि हम इतनी दूर आ गए हैं। अगर आप जंगल से सीधे भी जाते तो हमें घर लाने के लिए 1000 किलोमीटर से ज़्यादा की दूरी तय करनी पड़ती। बनगा को अच्छा होना होगा और फिर हम डाकलाइट होस्ट से पैसे मांगकर हमें घर के करीब भेज सकते हैं। काल मुस्कुराया और उसके सिर पर थपथपाया। इस बारे में चिंता मत करो, मैं उनसे बात करूंगा और देखूंगा कि क्या मैं उन्हें तुम सभी को सुरक्षित वापस ले जाने के लिए कह सकता हूं। मुझे लगता है कि तुम्हारे कारवां के बाकी लोग बच नहीं पाए। उस पल ये थोड़ा असंवेदनशील लग रहा था जब ये बात उसके मुंह से निकली, लेकिन इसे वापस लेने के लिए बहुत देर हो चुकी थी। लड़की ने एक तंग मुस्कान दी जो बिल्कुल भी खुश नहीं थी। जब हम अपने पकड़े जाने के कुछ ही दिनों बाद रोबलाविल के थेरकी में सेनाओ गांव से गुजरे तो सभी वयस्कों को एक गुलाम कारवां को बेच दिया गया था। वे बच्चों के लिए उतना भुगतान नहीं करेंगे जितना डाकुओं ने चाहा था, इसलिए वे हमें कनेगी ले जाने वाले थे जब उनका संपर्क बंदरगाह में वापस आ गया। वे हमें अकेलिया भेज सकते थे। खान को एल्वेन नौकरों से बहुत लगाव है। वे दिखावा करते हैं कि वहाँ कोई गुलाम नहीं है, लेकिन अपने कर्ज का भुगतान किए बिना काम के अनुबंध से भागना अवैध है। यही बात डाकू नेता कह रहा था। एल्व्स लंबे समय तक जीवित रहते हैं और खान आपके जीवन भर के वेतन का 1/3 हिस्सा कर ऋण के रूप में मांगता है। ये गुलामी निषेध से बचने के लिए शुद्ध जबरन वसूली थी। काल को इस बात का पूरा यकीन था, लेकिन वे शायद किसी बाहरी ताकत से डरते थे कि वे गुलाम रखने के लिए उन पर कार्रवाई करेंगे, इसलिए उन्होंने एक तकनीकी तरीका निकाला। सभी कृपया अपने बंधन हटा दें ताकि आप शेरों की गति से बीमार न हो जाएं। हम सड़क पर तेजी से आगे बढ़ेंगे और उम्मीद है कि दिन के दौरान किसी समय शहर पहुंच जाएंगे। मेरा रुकने का इरादा नहीं है, लेकिन हमारे पास कुछ खाने का सामान उपलब्ध है। क्या ऐसा कुछ है जो आप नहीं खाते? काल ने पूछा। एल्फ शाकाहारी होते हैं, लड़की ने फुसफुसाते हुए कहा। ठीक है, ये काफ़ी आसान है। हमारे पास कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जो उस आवश्यकता को पूरा करते हैं, जैसे ये हार्ड-टैग बिस्किट। इन्हें शाकाहारी अनुकूल के रूप में लेबल किया गया है। ओह, और यहाँ ताज़ी सब्जियाँ भी हैं। इससे तुम्हें रात भर काम चल जाएगा। काल ने राशन के पैकेट में से एक से बिस्किट निकाले जिसका उसने कभी इस्तेमाल नहीं किया था और फिर आह भरी, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि अब उसके पास खाने के मंत्रों के लिए कोई पादरी नहीं है। लेकिन थोर ने कई तरह की खाने योग्य पत्तेदार सब्जियां लगाई थीं, साथ ही कुछ जादुई कंद भी थे जिनका स्वाद आलू जैसा था। वह उन्हें बाद में भून सकता था और वे फिर से उगाएंगे। उसने थोर को इशारा किया क्योंकि बच्चे अपनी आंखों की पट्टियां और गैग हटाने लगे, फिर थोर की पीठ पर लटके थैलों में सिमटकर अपने पैर खोलने लगे। अब जब हम चल रहे हैं तो मैं चाहता हूं कि आप सभी यथासंभव चुप रहें। हम तेजी से आगे बढ़ेंगे, इसलिए हम फिर से अंधेरा होने से पहले शहर पहुंच जाएंगे और उम्मीद है कि हम किसी और डाकू से नहीं टकराएंगे। काल ने रास्ता दिखाया। राय पेड़ों के बीच से भागी और हॉक ऊपर से, जबकि रैमी अपनी जगह पर चली गई क्योंकि वह लंबी दूरी पर उतनी तेजी से नहीं चल रही थी। थोर के उनके पीछे चलने को आसानी से वैगन या अन्य जानवरों द्वारा खींचे जाने वाले परिवहन के रूप में समझा जा सकता था, जो यहाँ सामान्य तरीका था। गंदगी वाली सड़क पर संकरी खायों से गुजरते हुए उसने कोई रबर टायर के निशान नहीं देखे, कोई निशान नहीं, केवल संकुचित खायां जहां कठोर संकीर्ण पहिए गुजरे थे। खनन गाड़ियों में उन्हीं पहियों का इस्तेमाल किया जाता था जिन्हें खच्चर खींचते थे। ये ट्रकों के लिए ईंधन से सस्ता था, इसलिए वे अभी भी घर पर खदान में नियमित रूप से उपयोग में थे। थोर सड़क पर लौट आया और बच्चों ने खुशी में चिल्लाने की इच्छा को रोक लिया कि उन्हें कम से कम अस्थायी रूप से बचा लिया गया था और कोई उन्हें सुरक्षित स्थान पर ले जा रहा था।
या उम्मीद है कि उन्हें सुरक्षित स्थान पर ले जा रहा होगा। वे सभी जानते थे कि वह झूठ बोल रहा है और उन्हें गुलामों के एक अलग समूह के पास ले जा रहा है। लेकिन काल अपने राक्षसों के साथ काफ़ी भरोसेमंद लग रहा था। थोर उन्हें सड़क पर लाने में इतना खुश लग रहा था कि एल्वेस, जो प्रकृति के प्रति बहुत ही संवेदनशील थे, काल को एक बुरे व्यक्ति के रूप में नहीं देख सकते थे यदि वह थोर का दोस्त था।